जीवी प्लेखानो, इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा 1891। एक, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमने इस रोमन प्रोफेसर की किताब को बिना किसी पूर्वाग्रह के उठाया था। हम उनके कुछ हमवतन लोगों की कुछ रचनाओं से डरे हुए थे। उदाहरण के लिए लोरिया, विशेष रूप से ला थियोरिया इकोनॉमिका डेला कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिका देखें। लेकिन पहले पन्नों को पढ़ना ही हमें ये समझाने के लिए पर्याप्त था कि हम गलत थे, और अकिल लोरिया एक चीज है और एंटोनियो लेब्रियोला दूसरी चीज। और जब हम किताब के अंत तक पहुंचे तो हमें लगा कि हम रूसी पाठक के साथ इस पर चर्चा करना चाहेंगे। हमें उम्मीद है कि वह हमसे नाराज नहीं होंगे। आखिरकार ऐसी किताबें बहुत दुर्लभ हैं जो नीरस नहीं हैं। लेब्रियोला की किताब सबसे पहले इतालवी भाषा में आई थी। फ्रेंच अनुवाद भद्दा है और कई जगहों पर तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम बिना किसी हिचकिचाहट के यह बात कह रहे हैं, हालांकि हमारे पास इतालवी मूल नहीं है। लेकिन इतालवी लेखक को फ्रेंच अनुवादक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी मामले में लेब्रियोला के विचार भद्दे फ्रेंच अनुवाद में भी स्पष्ट हैं। आइए हम उनकी जांच करें। श्री कारेयेव, जो जैसा कि हम जानते हैं बहुत उत्साह से पढ़ते हैं और इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा से किसी भी तरह का संबंध रखने वाले हर कार्य को विकृत करने में सबसे सफल होते हैं, संभवतः हमारे लेखक को आर्थिक भौतिकवादियों की सूची में अंकित करेंगे। लेकिन ये गलत होगा। लेब्रियोला दृढ़ता से और काफी लगातार इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का पालन करते हैं, लेकिन वे खुद को आर्थिक भौतिकवादी नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि यह शीर्षक थोरोड रोजर्स जैसे लेखकों के लिए खुद पर और उनके जैसे सोचने वालों पर अधिक उपयुक्त रूप से लागू होता है। और यह पूरी तरह से सच है, हालांकि पहली नजर में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं लग सकता है। किसी भी नारोदनिक या व्यक्तिपरक से पूछिए कि आर्थिक भौतिकवादी क्या है, और वह उत्तर देगा कि एक आर्थिक भौतिकवादी वह व्यक्ति है जो सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक को प्रमुख महत्व देता है। इसी तरह से हमारे नारोदनिक और व्यक्तिपरक आर्थिक भौतिकवाद को समझते हैं। और यह स्वीकार करना होगा कि निस्संदेह ऐसे लोग हैं जो मानव समाज के जीवन में आर्थिक कारक को प्रमुख भूमिका देते हैं। श्री मिखाइलोवस्की ने एक से अधिक बार लुई ब्लैंक का हवाला दिया है, जिन्होंने कुछ रूसी शिष्यों के एक निश्चित गुरु से बहुत पहले इस कारक की प्रबलता की बात की थी। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती है, हमारे आदरणीय व्यक्तिपरक समाजशास्त्री ने लुई ब्लैंक को क्यों चुना। उन्हें पता होना चाहिए था कि इस संबंध में लुई ब्लैंक के कई पूर्ववर्ती थे। गुइज़ोट, मिनी, ऑगस्टिन थियरी और टॉकुले सभी ने आर्थिक कारक की प्रमुख भूमिका को मान्यता दी, कम से कम मध्य युग और आधुनिक समय के इतिहास में। परिणामस्वरूप ये सभी इतिहासकार आर्थिक भौतिकवादी थे। हमारे दिनों में उक्त थोरोड रोजर्स ने भी अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या में खुद को एक आश्वस्त आर्थिक भौतिकवादी के रूप में प्रकट किया। उन्होंने भी आर्थिक कारक के प्रमुख महत्व को पहचाना। बेशक इससे ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि थोरोड रोजर्स के सामाजिक और राजनीतिक विचार लुई ब्लैंक के विचारों के समान थे। रोजर्स बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों के विचार रखते थे, जबकि लुई ब्लैंक एक समय में यूटोपियन समाजवाद के प्रतिपादक थे। अगर रोजर्स से पूछा जाता कि बुर्जुआ आर्थिक व्यवस्था के बारे में उनका क्या विचार है, तो वे कहते कि इस व्यवस्था के आधार में मानव स्वभाव के मूलभूत गुण निहित हैं, और इसके परिणामस्वरूप इसके उदय का इतिहास उन बाधाओं के धीरे धीरे हटने का इतिहास है जो एक समय में इन गुणों के प्रकटीकरण में बाधा डालती थी और यहाँ तक कि पूरी तरह से रोकती थी। दूसरी ओर लुई ब्लैंक ने घोषणा की होगी कि पूंजीवाद स्वयं अज्ञानता और हिंसा द्वारा एक आर्थिक प्रणाली के निर्माण में खड़ी की गई बाधाओं में से एक था, जो अंततः वास्तव में मानव स्वभाव के अनुरूप होगी। ये, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही भौतिक अंतर है। सत्य के अधिक निकट कौन हो सकता है? स्पष्ट कहें तो हम सोचते हैं कि ये दोनों लेखक लगभग समान रूप से सत्य से दूर थे, लेकिन हमारे पास इस बिंदु पर यहाँ विस्तार से चर्चा करने की न तो इच्छा है और न ही अवसर। अभी हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह कुछ और है। हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वे देखें कि लुई ब्लैंक और थोरोड रोजर्स दोनों के मत में आर्थिक कारक जो सामाजिक जीवन में प्रमुख है, स्वयं, जैसा कि गणितज्ञों ने कहा है, मानव स्वभाव का और मुख्य रूप से मानव मन और मानव ज्ञान का कार्य है। यही बात पुनर्स्थापना काल के उपर्युक्त फ्रांसीसी इतिहासकारों के बारे में भी कही जानी चाहिए। अच्छा, और हम इतिहास पर उन लोगों के विचारों को क्या नाम दें जो यद्यपि ये दावा करते हैं कि सामाजिक जीवन में आर्थिक कारक प्रमुख है, फिर भी वे आश्वस्त हैं कि यह कारक समाज का अर्थशास्त्र बदले में मानव ज्ञान और विचारों का फल है। ऐसे विचारों को केवल आदर्शवादी ही कहा जा सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि आर्थिक भौतिकवाद आवश्यक रूप से ऐतिहासिक आदर्शवाद को रोकता नहीं है, और यह भी पूरी तरह सटीक नहीं है। हम कहते हैं कि यह आवश्यक रूप से आदर्शवाद को रोकता नहीं है, लेकिन हमें ये कहना चाहिए कि शायद, जैसा कि अब तक ज्यादातर होता आया है, यह आदर्शवाद की एक किस्म के अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि एंटोनियो लेब्रियोला जैसे लोग खुद को आर्थिक भौतिकवादी क्यों नहीं मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सुसंगत भौतिकवादी हैं और क्योंकि इतिहास के संबंध में उनके विचार ऐतिहासिक आदर्शवाद के सीधे विपरीत हैं। 2. हालांकि श्री कुद्रिन शायद हमें बताएंगे, आप कई शिष्यों की आदत के अनुसार विरोधाभासों का सहारा ले रहे हैं, शब्दों के साथ बाजीगरी कर रहे हैं, आंखों को धोखा दे रहे हैं और तलवार निगल रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, आदर्शवादी ही आर्थिक भौतिकवादी हैं। लेकिन उस स्थिति में आप हमें वास्तविक और सुसंगत भौतिकवादियों से क्या समझना चाहेंगे? क्या वे आर्थिक कारक की प्रबलता के विचार को अस्वीकार करते हैं? क्या वे मानते हैं कि इस कारक के साथ साथ इतिहास में अन्य कारक भी काम कर रहे हैं, और यह जांच करना हमारे लिए व्यर्थ होगा कि उनमें से कौन सा कारक बाकी सभी पर हावी है?
हम वास्तविक और सुसंगत भौतिकवादियों पर तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब वे वास्तव में हर जगह आर्थिक कारक को घसीटने के खिलाफ हों। श्री कुद्रिन को हमारा उत्तर यह है कि वास्तव में वास्तविक और सुसंगत भौतिकवादी वास्तव में हर जगह आर्थिक कारक को घसीटने के खिलाफ हैं। इसके अलावा ये पूछना भी कि सामाजिक जीवन में कौन सा कारक प्रमुख है, उन्हें व्यर्थ लगता है। लेकिन श्री कुद्रिन को खुश होने की जल्दी नहीं है। ये किसी भी तरह से श्री नारोडनिक और व्यक्तिपरक लोगों के प्रभाव में नहीं था कि वास्तविक और सुसंगत भौतिकवादी इस विश्वास पर पहुंचे। आर्थिक कारक के प्रभुत्व पर ये सज्जन जो आपत्तियां उठाते हैं वे केवल वास्तविक और सुसंगत भौतिकवादियों के बीच हंसी मजाक पैदा करने के लिए हैं। इसके अलावा हमारे मित्रों नारोडनिक और व्यक्तिपरक लोगों की ये आपत्तियां बहुत देर से आई हैं। ये पूछने की अनुपयुक्तता की सामाजिक जीवन में कौन सा कारक प्रमुख है हेगेल के समय में भी बहुत ध्यान देने योग्य हो गई थी। हेगेलियन आदर्शवाद ने ऐसे प्रश्नों की संभावना को ही रोक दिया। आधुनिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने तो और भी अधिक रोक दिया है। क्रिटिक ऑफ क्रिटिकल क्रिटिसिज्म के प्रकाशन के बाद से और खासकर मार्क्स की सुप्रसिद्ध क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रकाशन के बाद से केवल सिद्धांत में पिछड़े लोग ही विभिन्न ऐतिहासिक सामाजिक कारकों के सापेक्ष महत्व के बारे में बहस करने में सक्षम हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री कुद्रिन अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इस पर आश्चर्यचकित होंगे और इसलिए हम जल्दी से समझाने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक सामाजिक कारक क्या है, उनका विचार कैसे उत्पन्न होता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। ग्रेची ने धनी रोमनों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के विनियोग की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की जो रोम के लिए बहुत घातक थी। धनी रोमनों ने ग्रेची का विरोध किया। संघर्ष शुरू हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी पक्ष ने जोश से अपने अपने लक्ष्य हासिल किए। अगर मैं इस संघर्ष का वर्णन करना चाहूं तो मैं इसे मानवीय भावनाओं के संघर्ष के रूप में चित्रित कर सकता हूं। इस प्रकार जुनून रोम के आंतरिक इतिहास में कारक के रूप में दिखाई देगा। लेकिन इस संघर्ष में ग्रेची और उनके विरोधियों दोनों ने रोमन सार्वजनिक कानून द्वारा उन्हें दिए गए हथियारों का लाभ उठाया। मैं निश्चित रूप से अपने आख्यान में इसके बारे में बात करना नहीं भूलूंगा और इस प्रकार रोमन सार्वजनिक कानून भी रोमन गणराज्य के आंतरिक विकास में एक कारक के रूप में दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग ग्राची का विरोध करते थे उनका एक गहरी जड़ वाली गाली को बनाए रखने में भौतिक हित था। जो लोग ग्राची का समर्थन करते थे उनका इसे खत्म करने में भौतिक हित था। मैं इस परिस्थिति का भी उल्लेख करूंगा और परिणामस्वरूप मैं जिस संघर्ष का वर्णन कर रहा हूं वह भौतिक हितों के संघर्ष के रूप में, वर्गों के संघर्ष के रूप में, गरीबों और अमीरों के संघर्ष के रूप में दिखाई देगा। और इसलिए मेरे पास पहले से ही एक तीसरा कारक है और इस बार सबसे दिलचस्प प्रसिद्ध आर्थिक कारक। यदि आपके पास समय और इच्छा है प्रिय पाठक तो आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं कि रोम के आंतरिक विकास में कौन से कारक बाकी पर हावी थे। आप इस विषय पर किसी भी राय का समर्थन करने के लिए मेरे ऐतिहासिक वर्णन में पर्याप्त डेटा पाएंगे। जहां तक मेरा सवाल है, जब तक मैं एक साधारण कथाकार की भूमिका में हूं मैं कारकों के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। उनके सापेक्ष महत्व में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक कथाकार के रूप में मेरा एकमात्र काम दी गई घटनाओं को यथासंभव सटीक और जीवंत तरीके से चित्रित करना है। इस उद्देश्य के लिए मुझे उनके बीच एक निश्चित, भले ही केवल बाहरी, संबंध स्थापित करना होगा और उन्हें एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित करना होगा। अगर मैं उन भावनाओं का उल्लेख करता हूं जिन्होंने प्रतिद्वंद्वी दलों को उकसाया या उस समय रोम में प्रचलित व्यवस्था या अंत में वहां मौजूद संपत्ति की असमानता, तो मैं ऐसा केवल घटनाओं का एक जुड़ा हुआ और जीवंत विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से करता हूं। अगर मैं यह उद्देश्य हासिल कर लेता हूं तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा और बेफिक्र होकर ये तय करने का काम दार्शनिकों पर छोड़ दूंगा कि भावनाएं अर्थशास्त्र पर हावी हैं या अर्थशास्त्र भावनाओं पर, या अंत में शायद कुछ भी किसी चीज पर हावी नहीं होता। प्रत्येक कारक सुनहरे नियम का पालन करता है, जियो और जीने दो। ये सब तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक मैं एक साधारण कथाकार की भूमिका में रहूंगा जिसके लिए सूक्ष्म अटकलों की कोई भी प्रवृत्ति विदेशी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इस भूमिका में नहीं रहूं और जिन घटनाओं का मैं वर्णन कर रहा हूं उनके बारे में दार्शनिकता करना शुरू कर दूं? तब मैं घटनाओं के केवल बाहरी संबंध से संतुष्ट नहीं रहूंगा, मैं उनके अंतर्निहित कारणों का खुलासा करना चाहूंगा। और वही कारक मानवीय भावनाएं, सार्वजनिक कानून और अर्थशास्त्र जिन पर मैंने पहले जोर दिया था और जिन्हें प्रमुखता दी थी, लगभग पूरी तरह से कलात्मक प्रवृत्ति द्वारा निर्देशित, अब मेरी नज़र में एक नया और व्यापक महत्व प्राप्त करेंगे। वे खोजे जाने वाले अंतर्निहित कारण, वे अव्यक्त शक्तियां प्रतीत होंगे जिनके प्रभाव को घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैं कारकों का एक सिद्धांत बनाऊंगा और वास्तव में जब भी सामाजिक घटनाओं में रुचि रखने वाले लोग उन पर केवल चिंतन और वर्णन करने से आगे बढ़कर उनके बीच विद्यमान संबंधों की जांच करने लगते हैं तो ऐसे सिद्धांत का एक या दूसरा रूप अवश्य ही सामने आता है। इसके अलावा कारकों का सिद्धांत सामाजिक विज्ञान में श्रम के बढ़ते विभाजन के साथ बढ़ता है। इस विज्ञान की सभी शाखाएं नैतिकता, राजनीति, न्यायशास्त्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था आदि एक ही चीज की जांच करती हैं, सामाजिक मनुष्य की गतिविधि। लेकिन प्रत्येक अपने विशेष कोण से इसकी जांच करता है। मिखाइलोवस्की कहेंगे कि उनमें से प्रत्येक एक विशेष तार को नियंत्रित करता है। प्रत्येक तार को सामाजिक विकास का एक कारक माना जा सकता है। और वास्तव में अब हम सामाजिक विज्ञान में जितने अलग अलग विषय हैं उतने ही कारक गिन सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक कारकों का क्या अर्थ है तथा उनका विचार कैसे उत्पन्न होता है, यह अब स्पष्ट हो जाएगा।
ऐतिहासिक सामाजिक कारक एक अमूर्तता है और इसका विचार अमूर्तता की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। अमूर्तता की प्रक्रिया के कारण सामाजिक परिसर के विभिन्न पक्ष अलग अलग श्रेणियों का रूप लेते हैं और सामाजिक मनुष्य की गतिविधि की विभिन्न अभिव्यक्तियां नैतिकता, कानून, आर्थिक रूप आदि हमारे दिमाग में अलग अलग ताकतों में परिवर्तित हो जाती हैं जो इस गतिविधि को जन्म देती हैं और निर्धारित करती हैं और इसके अंतिम कारण बनती हैं। एक बार जब कारकों का सिद्धांत अस्तित्व में आ गया तो इस बात पर विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक था कि किस कारक को प्रमुख माना जाए। 3 कारक पारस्परिक क्रिया के अधीन है, प्रत्येक बाकी को प्रभावित करता है और बदले में बाकी से प्रभावित होता है। परिणाम पारस्परिक प्रभावों, प्रत्यक्ष क्रियाओं और प्रतिबिंबित प्रतिक्रियाओं का ऐसा जटिल जाल है कि जो कोई भी सामाजिक विकास के पाठ्यक्रम को स्पष्ट करने का प्रयास करता है उसका सिर घूमने लगता है और भूल भुलैया से कम किसी तरह का सुराग खोजने की एक अजेय आवश्यकता का अनुभव करता है। चूंकि कड़वे अनुभव ने उससे सिखाया है कि पारस्परिक क्रिया का दृष्टिकोण केवल चक्कर लाता है, इसलिए वह दूसरे दृष्टिकोण की तलाश शुरू करता है। वह अपने कार्य को सरल बनाने की कोशिश करता है। वह खुद से पूछता है कि क्या ऐतिहासिक सामाजिक कारकों में से एक बाकी सभी का प्रमुख और बुनियादी कारण नहीं है। यदि वह इस बुनियादी प्रश्न का सकारात्मक उत्तर खोजने में सफल हो जाता है तो उसका कार्य वास्तव में बहुत सरल हो जाएगा। मान लीजिए कि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी विशेष देश के सभी सामाजिक संबंधों का उदय और विकास उसके बौद्धिक विकास के पाठ्यक्रम से निर्धारित होता है, जो बदले में एक मानव स्वभाव आदर्शवादी दृष्टिकोण के गुणों से निर्धारित होता है। फिर वह आसानी से पारस्परिक क्रिया के दुष्चक्र से बच जाएगा और सामाजिक विकास का कमोबेश सामंजस्यपूर्ण और सुसंगत सिद्धांत तैयार कर लेगा। इसके बाद विषय के आगे के अध्ययन के परिणामस्वरूप शायद उसे यह एहसास हो कि वह गलत था और यह कि मनुष्य के बौद्धिक विकास को सभी सामाजिक आंदोलन का प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वह शायद उसी समय ये भी देखेगा कि उसका यह अस्थायी विश्वास कि बौद्धिक कारक बाकी सभी पर हावी है आखिरकार उसके लिए कुछ काम का था, क्योंकि इसके बिना वह पारस्परिक क्रिया की अंधी गली से कभी नहीं बच सकता था और सामाजिक घटनाओं की समझ की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐतिहासिक सामाजिक विकास के कारकों के बीच कुछ पदानुक्रम स्थापित करने के ऐसे प्रयासों की निंदा करना अनुचित होगा। वे अपने समय में उतने ही अपरिहार्य थे जितने कि कारकों के सिद्धांत का उदय अपरिहार्य था। एंटोनियो लेब्रियोला, जिन्होंने किसी भी अन्य भौतिकवादी लेखक की तुलना में इस सिद्धांत का अधिक पूर्ण और बेहतर विश्लेषण किया है, बिल्कुल सही टिप्पणी करते हैं कि ऐतिहासिक कारक कुछ ऐसा संकेत देते हैं जो सत्य से बहुत कम है लेकिन एक साधारण त्रुटि से बहुत अधिक है। कारकों के सिद्धांत ने विज्ञान के लाभ में अपना योगदान दिया है। ऐतिहासिक सामाजिक कारकों का अलग अध्ययन किसी भी अन्य अनुभवजन्य अध्ययन की तरह, जो चीजों की स्पष्ट गति से परे नहीं है, अवलोकन के साधन को बेहतर बनाने और हमें उन तथ्यों में फिर से खोजने की अनुमति देने के लिए काम आया है जिन्हें कृत्रिम रूप से अमूर्त किया गया है, जो उन्हें सामाजिक परिसर में बांधते हैं। आज विशेष सामाजिक विज्ञानों का ज्ञान किसी भी व्यक्ति के लिए अपरिहार्य है जो मनुष्य के पिछले जीवन के किसी भी हिस्से का पुनर्निर्माण करना चाहता है। भाषा विज्ञान के बिना ऐतिहासिक विज्ञान बहुत आगे नहीं बढ़ सकता था। और एक पक्षीय रोमनवादी जो मानते थे कि रोमन कानून स्वयं तर्क द्वारा निर्धारित होता था, क्या उन्होंने विज्ञान के प्रति कोई तुच्छ सेवा की थी? लेकिन कारक सिद्धांत अपने समय में चाहे कितना भी वैध और उपयोगी क्यों न रहा हो, आज यह आलोचना की रोशनी में टिक नहीं पाएगा। ये सामाजिक मनुष्य की गतिविधि को खंडित करता है और इसके विभिन्न पहलुओं और अभिव्यक्तियों को अलग अलग शक्तियों में बदल देता है जो समाज की ऐतिहासिक गति को निर्धारित करने वाले माने जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के विकास में इस सिद्धांत ने वैसी ही भूमिका निभाई है जैसी प्राकृतिक विज्ञान में अलग अलग भौतिक शक्तियों के सिद्धांत ने निभाई थी। प्राकृतिक विज्ञान की प्रगति ने इन शक्तियों की एकता के सिद्धांत को, ऊर्जा के आधुनिक सिद्धांत को जन्म दिया है। ठीक उसी तरह सामाजिक विज्ञान की प्रगति ने सामाजिक विश्लेषण के फलस्वरूप कारक सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक जीवन के संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को जन्म दिया। सामाजिक जीवन का ये संश्लिष्ट दृष्टिकोण आधुनिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषता नहीं है। हम इसे पहले ही हेगेल में पाते हैं, जिन्होंने संपूर्ण ऐतिहासिक सामाजिक प्रक्रिया की समग्रता में वैज्ञानिक व्याख्या खोजने के कार्य की कल्पना की थी, अर्थात अन्य बातों के अलावा सामाजिक मनुष्य की गतिविधि के उन सभी पहलुओं और अभिव्यक्तियों को शामिल करना जिन्हें अमूर्त विचारों वाले लोगों ने अलग अलग कारकों के रूप में चित्रित किया है। लेकिन एक पूर्ण आदर्शवादी के रूप में हेगेल ने सार्वभौमिक आत्मा की विशेषताओं द्वारा सामाजिक मनुष्य की गतिविधियों की व्याख्या की। इन विशेषताओं को देखते हुए मानव जाति के पूरे इतिहास को एक सिच दिया गया है और इसके अंतिम परिणाम भी। हेगेल का संश्लिष्ट दृष्टिकोण एक ही समय में एक उद्देश्यवादी दृष्टिकोण था। आधुनिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ने सामाजिक विज्ञान से उद्देश्यवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इसने दिखाया है कि मनुष्य अपना इतिहास पूर्व निर्धारित प्रगति की रेखा पर आगे बढ़ने के लिए नहीं बनाता है और न ही इसलिए कि उसे किसी अमूर्त आध्यात्मिक, लेब्रियोला इसे कहते हैं, विकास के नियमों का पालन करना है। वह अपनी जरूरतों को पूरा करने के प्रयास में ऐसा करता है और यह विज्ञान के लिए है कि वह बताए कि इन जरूरतों को पूरा करने के विभिन्न तरीके मनुष्य के सामाजिक संबंधों और आध्यात्मिक गतिविधि को कैसे प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल करता है, और काफी हद तक ये जरूरतें खुद भी उन उपकरणों की प्रकृति से निर्धारित होती हैं जिनके जरिए वह किसी न किसी हद तक प्रकृति को अपने अधीन करता है। दूसरे शब्दों में, वे उसकी उत्पादक शक्तियों की स्थिति से निर्धारित होती हैं।
इन शक्तियों की स्थिति में हर महत्वपूर्ण बदलाव मनुष्य के सामाजिक संबंधों में और इसलिए इन सामाजिक संबंधों के हिस्से के रूप में उसके आर्थिक संबंधों में परिलक्षित होता है। सभी प्रजातियों और किस्मों के आदर्शवादियों का मानना था कि आर्थिक संबंध मानव प्रकृति के कार्य हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवादियों का मानना है कि ये संबंध सामाजिक उत्पादक शक्तियों के कार्य हैं। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि द्वंद्वात्मक भौतिकवादियों ने इन पुरानी कल्पनाओं की आलोचना करने के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से सामाजिक विकास के कारकों के बारे में बात करना उचित समझा, तो उन्हें सबसे पहले तथाकथित आर्थिक भौतिकवादियों को उनके प्रमुख कारक की अस्थिरता के लिए फटकार लगानी होगी। आधुनिक भौतिकवादियों को ऐसी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं मालूम जो अकेले मानव प्रकृति के अनुकूल हो। अन्य सभी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं मानव प्रकृति पर किसी न किसी हद तक हिंसा का परिणाम है। आधुनिक भौतिकवादी सिखाते हैं कि कोई भी आर्थिक व्यवस्था जो किसी निश्चित समय में उत्पादक शक्तियों की स्थिति के अनुकूल है, वह मानव प्रकृति के अनुकूल है, और इसके विपरीत कोई भी आर्थिक व्यवस्था उत्पादक शक्तियों की स्थिति के साथ टकराव में आते ही मानव प्रकृति की मांगों का खंडन करना शुरू कर देती है। इस प्रकार प्रमुख कारक स्वयं दूसरे कारक के अधीन पाया जाता है, और ऐसा होने पर इसे प्रमुख कैसे कहा जा सकता है? यदि ऐसा है तो ये स्पष्ट है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवादियों और उन लोगों के बीच एक वास्तविक खाई है जिन्हें बिना किसी औचित्य के आर्थिक भौतिकवादी कहा जा सकता है, और एक ऐसे शिक्षक के वे बिल्कुल अप्रिय शिष्य किस प्रवृत्ति के हैं जिन पर श्री कार्येव एन. मिखाइलोवस्की, एस. क्रिवेंको और अन्य चतुर और विद्वान लोगों ने हाल ही में इतनी दृढ़ता से, यदि इतनी खुशी से नहीं तो हमला किया। यदि हम गलत नहीं हैं तो शिष्यों ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के दृष्टिकोण का पूरी तरह से पालन किया। फिर श्री कार्येव एन. मिखाइलोवस्की, एस. क्रिवेंको और अन्य चतुर और विद्वान लोगों ने आर्थिक भौतिकवादियों के विचारों को क्यों अपनाया और आर्थिक कारक को कथित रूप से अतिरंजित महत्व देने के लिए उन पर हमला क्यों किया? यह माना जा सकता है कि इन चतुर और विद्वान लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दिवंगत आर्थिक भौतिकवादियों के तर्कों का खंडन द्वंद्वात्मक भौतिकवादियों के तर्कों की तुलना में आसान है। फिर यह माना जा सकता है कि हमारे विद्वान विरोधियों ने शिष्यों के विचारों को ठीक से नहीं समझा है। यह अनुमान और भी अधिक संभावित है। इस बात पर आपत्ति की जा सकती है कि शिष्य कभी कभी खुद को आर्थिक भौतिकवादी कहते थे, और यह कि आर्थिक भौतिकवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल फ्रांसीसी शिष्यों में से एक ने किया था। ऐसा ही है, लेकिन न तो फ्रांसीसी और न ही रूसी शिष्यों ने कभी भी आर्थिक भौतिकवाद शब्द के साथ उस विचार को जोड़ा जिसे हमारे नारोदनिक और व्यक्तिपरक लोग इसके साथ जोड़ते हैं। हमें केवल ये याद रखना है कि श्री एन. मिखाइलोवस्की की राय में लुई ब्लैंक और श्री वाई. जुकोवस्की इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण के हमारे वर्तमान समर्थकों की तरह ही आर्थिक भौतिकवादी थे। अवधारणाओं का भ्रम इससे आगे नहीं बढ़ सकता। 4. सामाजिक विज्ञान से उद्देश्यवाद को पूरी तरह से समाप्त करके तथा सामाजिक मनुष्य की गतिविधियों को उसकी आवश्यकताओं तथा उन्हें संतुष्ट करने के साधनों और विधियों द्वारा समझाकर, जो उस समय प्रचलित थे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पहली बार इस विज्ञान को वह कठोरता प्रदान करता है जिसका उसकी बहन प्रकृति का विज्ञान अक्सर उस पर गर्व करती थी। ये कहा जा सकता है कि समाज का विज्ञान स्वयं एक प्राकृतिक विज्ञान बन रहा है, नॉट ए डॉक्ट्रिन नेचुरालिस्ट डी हिस्टोरिक, जैसा कि लेब्रियोला ने उचित ही कहा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह जीव विज्ञान के क्षेत्र को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला देता है। लेब्रियोला डार्विनवाद, राजनीतिक और सामाजिक के प्रबल विरोधी हैं, जिसने एक महामारी की तरह कई वर्षों तक एक से अधिक विचारकों और समाजशास्त्र के कई अधिवक्ताओं और उद्घोषकों के मन पर आक्रमण किया है, और एक फैशनेबल आदत के रूप में राजनीति के व्यवहारिक लोगों की भाषा को भी प्रभावित किया है। मनुष्य निस्संदेह एक ऐसा जानवर है जो अन्य जानवरों के साथ आत्मीयता के बंधन से जुड़ा हुआ है। उसके पास मूल के कोई विशेषाधिकार नहीं है। उसका जीव सामान्य शरीर क्रिया विज्ञान के एक विशेष मामले से ज्यादा कुछ नहीं है। मूल रूप से अन्य सभी जानवरों की तरह वह पूरी तरह से अपने प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव में था, जो अभी तक उसके संशोधित कार्य के अधीन नहीं था। उसे अपने अस्तित्व के संघर्ष में खुद को इसके अनुकूल बनाना पड़ा। लेब्रियोला की राय में नस्लें प्राकृतिक वातावरण के प्रति इस तरह के प्रत्यक्ष अनुकूलन का परिणाम है, जहां तक वे शारीरिक विशेषताओं में भिन्न हैं, जैसे उदाहरण के लिए सफेद, काली और पीली नस्लें, और वे द्वितीयक ऐतिहासिक सामाजिक संरचनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, यानी राष्ट्र और लोग। सामाजिकता की आदिम प्रवृत्ति और यौन चयन की पहली मूल बातें इसी तरह अस्तित्व के संघर्ष में प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई। लेकिन आदिम मनुष्य के बारे में हमारे विचार केवल अनुमान हैं। आज पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य, जैसे कि अतीत में विश्वसनीय जांचकर्ताओं द्वारा देखे गए सभी मनुष्य, उस क्षण से बहुत दूर पाए जाते हैं जब मनुष्य ने विशुद्ध रूप से पशु जीवन जीना बंद कर दिया था। उदाहरण के लिए मॉर्गन द्वारा अध्ययन और वर्णन किए गए अपने मातृवंश के साथ इरोक्वाइज भारतीय पहले से ही सामाजिक विकास के मार्ग पर तुलनात्मक रूप से बड़ी प्रगति कर चुके थे। यहाँ तक कि वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई लोगों के पास न केवल एक भाषा है जिसे सामाजिक जीवन की स्थिति और साधन, कारण और प्रभाव कहा जा सकता है, वे न केवल आग के उपयोग से परिचित हैं, बल्कि एक निश्चित संरचना वाले समाजों में रहते हैं जिसमें निश्चित रीति रिवाज और संस्थाएं हैं। ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों के पास अपना क्षेत्र और शिकार करने की अपनी कला है। उनके पास रक्षा और आक्रमण के कुछ हथियार हैं, आपूर्ति के संरक्षण के लिए कुछ बर्तन हैं, शरीर को सजाने के कुछ तरीके हैं,
एक शब्द में, ऑस्ट्रेलियाई पहले से ही एक निश्चित, हालांकि निश्चित रूप से बहुत प्राथमिक कृत्रिम वातावरण में रहता है, जिसके अनुसार वह बचपन से ही खुद को ढाल लेता है। ये कृत्रिम सामाजिक वातावरण सभी आगे की प्रगति के लिए एक आवश्यक शर्त है। इसके विकास की डिग्री अन्य सभी जनजातियों की बर्बरता या बर्बरता की डिग्री का माप है। ये प्राथमिक सामाजिक गठन मनुष्य के प्रागैतिहास कहलाने वाले काल से मेल खाता है। ऐतिहासिक जीवन की शुरुआत कृत्रिम पर्यावरण के और भी अधिक विकास और प्रकृति पर मनुष्य की कहीं अधिक शक्ति को मानती है। ऐतिहासिक विकास के मार्ग पर प्रवेश करने वाले समाजों के जटिल आंतरिक संबंध किसी भी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण के तत्काल प्रभाव के कारण नहीं है। वे श्रम के कुछ उपकरणों के आविष्कार, कुछ जानवरों को पालतू बनाने, कुछ धातुओं को निकालने की क्षमता और इसी तरह की अन्य चीजों को पूर्व निर्धारित करते हैं। ये उपकरण और उत्पादन के साधन अलग अलग परिस्थितियों में बहुत अलग अलग तरीकों से बदले। उन्होंने प्रगति, ठहराव या यहाँ तक कि प्रतिगमन के संकेत दिखाए, लेकिन इन परिवर्तनों ने कभी भी मनुष्य को विशुद्ध रूप से पशु जीवन में नहीं लौटाया, यानी प्राकृतिक पर्यावरण से सीधे प्रभावित जीवन में। ऐतिहासिक विज्ञान का पहला और मुख्य उद्देश्य इस कृत्रिम आधार, इसकी उत्पत्ति, इसकी संरचना, इसके परिवर्तनों और इसके रूपांतरणों का निर्धारण और जांच करना है। ये कहना कि यह सब प्रकृति का केवल एक हिस्सा और विस्तार है, एक ऐसी बात कहना है जिसका अपने बहुत अमूर्त और बहुत सामान्य चरित्र के कारण अब कोई अर्थ नहीं रह गया है। लेब्रियोला राजनीतिक और सामाजिक डार्विनवाद के आलोचक हैं, लेकिन वे कुछ मिलनसार शौकिया लोगों के इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा को सार्वभौमिक विकास के सिद्धांत के साथ जोड़ने के प्रयासों के भी कम आलोचक नहीं हैं, जिससे, जैसा कि वे कठोर लेकिन उचित रूप से टिप्पणी करते हैं, कई लोगों ने इसे केवल एक आध्यात्मिक रूपक में बदल दिया है। वे मिलनसार शौकिया लोगों की इस नासमझी का भी मजाक उड़ाते हैं कि वे इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा को ऑगस्टे कॉम्टे या स्पेंसर के दर्शन के संरक्षण में रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे हमें अपने सबसे खुले विरोधियों को अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं, शौकिया लोगों के बारे में टिप्पणी स्पष्ट रूप से अन्य लोगों के अलावा प्रोफेसर एनरिको फेरी को संदर्भित करती है, जो स्पेंसर, डार्विन और मार्क्स नामक एक बहुत ही साथी पुस्तक के लेखक हैं, जिसे सोशलिज्म एज साइंस पॉजिटिव शीर्षक के तहत एक फ्रांसीसी अनुवाद में प्रकाशित किया गया है। 5. इस प्रकार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में इतिहास बनाता है। बेशक ये जरूरतें मूल रूप से प्रकृति द्वारा थोपी जाती हैं, लेकिन बाद में कृत्रिम वातावरण की प्रकृति के कारण वे मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से काफी हद तक संशोधित हो जाती हैं। मनुष्य के पास मौजूद उत्पादक शक्तियां उसके सभी सामाजिक संबंधों को निर्धारित करती हैं। सबसे पहले उत्पादक शक्तियों की स्थिति उन संबंधों को निर्धारित करती है जिसमें उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया में मनुष्य एक दूसरे के प्रति खड़े होते हैं, यानी उनके आर्थिक संबंध। ये संबंध स्वाभाविक रूप से निश्चित हितों को जन्म देते हैं, जिन्हें कानून में व्यक्त किया जाता है। हर कानून प्रणाली एक निश्चित हित की रक्षा करती है, लेब्रियोला कहते हैं। उत्पादक शक्तियों का विकास समाज को वर्गों में विभाजित करता है, जिनके हित न केवल अलग अलग होते हैं, बल्कि कई और इसके अलावा आवश्यक पहलुओं में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। हितों का ये विरोध संघर्षों को जन्म देता है, सामाजिक वर्गों के बीच संघर्ष को। संघर्ष के परिणामस्वरूप जनजातीय संगठन की जगह राज्य संगठन ले लेता है, जिसका उद्देश्य प्रमुख हितों की रक्षा करना होता है। अंत में उत्पादक शक्तियों की दी गई स्थिति द्वारा निर्धारित सामाजिक संबंध सामान्य नैतिकता को जन्म देते हैं, अर्थात वह नैतिकता जो लोगों को उनके सामान्य रोजमर्रा के जीवन में मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति का कानून, राज्य व्यवस्था और नैतिकता उसके विशिष्ट आर्थिक संबंधों द्वारा प्रत्यक्ष और तत्काल निर्धारित होती है। ये आर्थिक संबंध मन और कल्पना की सभी रचनाओं को भी निर्धारित करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष और मध्यस्थ रूप से कला, विज्ञान आदि। किसी भी देश में वैज्ञानिक विचारों के इतिहास या कला के इतिहास को समझने के लिए उसके अर्थशास्त्र से परिचित होना ही पर्याप्त नहीं है। अर्थशास्त्र से सामाजिक मनोविज्ञान की ओर कैसे बढ़ना है, ये जानना जरूरी है, जिसके सावधानीपूर्वक अध्ययन और समझ के बिना विचारधाराओं के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या असंभव है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई सामाजिक आत्मा या सामूहिक राष्ट्रीय आत्मा है जो अपने विशेष नियमों के अनुसार विकसित होती है और सामाजिक जीवन में खुद को अभिव्यक्त करती है। ये शुद्ध रहस्यवाद है, लेब्रियोला कहते हैं। इस मामले में भौतिकवादी केवल उस देश के विशेष सामाजिक वर्ग में उस समय की भावना और विचार की प्रचलित स्थिति के बारे में ही बात कर सकते हैं। भावना और विचार की यह स्थिति सामाजिक संबंधों का परिणाम है। लेब्रियोला का दृढ़ विश्वास है कि यह मनुष्य की चेतना के रूप नहीं है जो उसके सामाजिक अस्तित्व के रूपों को निर्धारित करते हैं, बल्कि इसके विपरीत उसके सामाजिक अस्तित्व के रूप ही उसकी चेतना के रूपों को निर्धारित करते हैं। लेकिन एक बार जब उसकी चेतना के रूप सामाजिक अस्तित्व की धरती से निकल आते हैं, तो वे इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। ऐतिहासिक विज्ञान खुद को समाज की मात्र शारीरिक रचना तक सीमित नहीं रख सकता, यह उन घटनाओं की समग्रता को समाहित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अर्थशास्त्र द्वारा निर्धारित होती हैं, जिसमें कल्पना का कार्य भी शामिल है। ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है जिसकी उत्पत्ति सामाजिक अर्थशास्त्र से न हुई हो, लेकिन ये कहना भी उतना ही सच है कि ऐसा कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है जिसके पहले, साथ में या बाद में चेतना की एक निश्चित अवस्था न रही हो। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि अगर इसे कानून और राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास में, साहित्य, कला, दर्शन आदि के इतिहास में भी शामिल किया जाए, तो इसके बिना एक भी कदम नहीं उठाया जा सकता।
जब हम कहते हैं कि कोई रचना पूरी तरह से पुनर्जागरण की भावना से मेल खाती है, तो इसका मतलब है कि यह सामाजिक जीवन में स्वर निर्धारित करने वाले वर्गों की तत्कालीन प्रचलित भावनाओं से पूरी तरह मेल खाती है। जब तक सामाजिक संबंध नहीं बदलते, तब तक समाज का मनोविज्ञान भी नहीं बदलता। लोग प्रचलित मान्यताओं, अवधारणाओं, विचारों के तरीकों और दी गई सौंदर्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के साधनों के आदी हो जाते हैं। लेकिन अगर उत्पादक शक्तियों के विकास से समाज की आर्थिक संरचना में कोई महत्वपूर्ण बदलाव होता है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक वर्गों के पारस्परिक संबंधों में, तो इन वर्गों का मनोविज्ञान भी बदल जाएगा और इसके साथ ही समय की भावना और राष्ट्रीय चरित्र भी बदल जाएगा। ये परिवर्तन नई धार्मिक मान्यताओं या नई दार्शनिक अवधारणाओं, कला में नए रुझानों या नई सौंदर्य संबंधी आवश्यकताओं के उद्भव में प्रकट होता है। लेब्रियोला की राय में ध्यान में रखने वाली एक और बात यह है कि विचारधाराओं में अक्सर पिछली पीढ़ियों से विरासत में मिली अवधारणाओं और प्रवृत्तियों के जीवित रहने की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और केवल परंपरा द्वारा संरक्षित होती है। इसके अलावा विचारधाराएं प्रकृति से भी प्रभावित होती हैं। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, कृत्रिम वातावरण सामाजिक मनुष्य पर प्रकृति के प्रभाव को बहुत शक्तिशाली रूप से संशोधित करता है। प्रत्यक्ष प्रभाव से यह अप्रत्यक्ष प्रभाव बन जाता है, लेकिन इसके लिए इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वभाव प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव से प्रेरित कुछ विशिष्टताओं को संरक्षित करता है, जो सामाजिक वातावरण के अनुकूलन द्वारा एक निश्चित सीमा तक संशोधित होते हैं, लेकिन कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। राष्ट्रीय स्वभाव की ये विशिष्टताएं नस्ल के रूप में जानी जाती हैं। नस्ल कुछ विचारधाराओं के इतिहास पर एक निस्संदेह प्रभाव डालती है, उदाहरण के लिए कला, और यह इसे वैज्ञानिक रूप से समझाने के पहले से ही आसान कार्य को और भी जटिल बना देता है। 6. हमने लेब्रियोला के इस विचार को काफी विस्तार से और हम आशा करते हैं सटीकता से प्रस्तुत किया है कि सामाजिक घटनाएं समाज की आर्थिक संरचना पर निर्भर करती हैं, जो बदले में इसकी उत्पादक शक्तियों की स्थिति से निर्धारित होती है। अधिकांश भाग के लिए हम उनसे पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उनके विचार कुछ संदेहों को जन्म देते हैं, जिसके बारे में हम कुछ टिप्पणियां करना चाहेंगे। सबसे पहले निम्नलिखित बिंदु पर विचार करें। लेब्रियोला के अनुसार राज्य एक सामाजिक वर्ग के दूसरे या अन्य पर शासन करने के लिए एक संगठन है। ऐसा ही है, लेकिन ये पूरी सच्चाई को बमुश्किल व्यक्त करता है। चीन या प्राचीन मिस्र जैसे राज्यों में, जहां बड़ी नदियों के प्रवाह और अतिप्रवाह के नियमन और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए अत्यधिक जटिल और व्यापक कार्यों के बिना सभ्य जीवन असंभव था, राज्य के उदय को सामाजिक उत्पादक प्रक्रिया की आवश्यकताओं के प्रत्यक्ष प्रभाव से काफी हद तक समझाया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन देशों में प्रागैतिहासिक काल में भी एक या दूसरे स्तर पर असमानता मौजूद थी, दोनों ही जनजातियों के भीतर जो राज्य का गठन करने के लिए गए थे, जो अक्सर नृवंशविज्ञान संबंधी मूल में पूरी तरह से भिन्न थे, और जनजातियों के बीच। लेकिन इन देशों के इतिहास में हम जिन शासक वर्गों से मिलते हैं, उन्होंने सामाजिक उत्पादक प्रक्रिया की आवश्यकताओं द्वारा बुलाए गए राज्य संगठन के कारण अपनी कमोबेश उच्च सामाजिक स्थिति बनाए रखी। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि मिस्र के पुरोहित जाति ने अपनी सर्वोच्चता का श्रेय मिस्र की कृषि प्रणाली में उनके अल्पविकसित वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा निभाई गई अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका को दिया। चाल्डियन राजाओं में से एक ने कहा, मैंने मनुष्य के लाभ के लिए नदियों के रहस्यों को समझ लिया है। मैंने नदियों के पानी को जंगल में पहुंचाया है, मैंने उनसे सूखी खायों को भर दिया है, मैंने रेगिस्तानी मैदानों को सींचा है, मैंने उन्हें उर्वरता और प्रचुरता प्रदान की है, मैंने उन्हें आनंद के निवासों में बदल दिया है। अपनी सारी शेखी बघारने के बावजूद यह उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया को संगठित करने में पूर्वी राज्य की भूमिका का काफी सटीक वर्णन है। पश्चिम में, जिसमें बेशक ग्रीस को भी शामिल किया जाना चाहिए, हम यह नहीं देखते हैं कि उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं, जिसके लिए वहां कोई व्यापक सामाजिक संगठन की आवश्यकता नहीं थी, ने राज्य के उदय पर कोई प्रभाव डाला। लेकिन वहां भी राज्य के उदय को काफी हद तक सामाजिक उत्पादक शक्तियों के विकास द्वारा बुलाए गए श्रम के सामाजिक विभाजन की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बेशक इसने राज्य को एक ही समय में कमोबेश गुलाम बहुसंख्यकों पर विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक के शासन का संगठन होने से नहीं रोका, जैसे कि कुछ मामलों में यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर विजय प्राप्त करने का परिणाम होने से नहीं रोक पाया। पुरानी संस्थाओं को नई संस्थाओं से बदलने में बल की बड़ी भूमिका होती है, लेकिन बल किसी भी तरह से ऐसे प्रतिस्थापन की संभावना या उसके सामाजिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन इसे किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए अगर राज्य की ऐतिहासिक भूमिका के बारे में गलत और एकतरफा विचार से बचना है। और अब आइए विचारधाराओं के ऐतिहासिक विकास पर लेब्रियोला के विचारों की जांच करें। हमने देखा है कि उनके विचार में यह विकास नस्लीय विशिष्टताओं की क्रिया और मनुष्य पर उसके प्राकृतिक वातावरण द्वारा डाले गए प्रभाव से जटिल है। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे लेखक ने किसी दृष्टांत द्वारा इस राय का समर्थन और व्याख्या करना जरूरी नहीं समझा, इससे हमें उससे समझना आसान हो जाता। किसी भी मामले में ये स्पष्ट है कि इसे उस रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिस रूप में वह इसे समझाता है। अमेरिकी रेडस्किन जनजातियां बेशक उसी नस्ल से संबंधित नहीं हैं जो जनजातियां प्रागैतिहासिक काल में ग्रीक द्वीप समूह या बाल्टिक तट पर निवास करती थीं। ये सवाल से परे है कि इन विभिन्न इलाकों में आदिम मनुष्य ने प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों को बहुत अलग अलग तरीकों से अनुभव किया। यह उम्मीद की जा सकती थी कि ये अलग अलग प्रभाव उल्लिखित इलाकों के आदिम निवासियों की प्रारंभिक कला में परिलक्षित होंगे। फिर भी हम ऐसा नहीं देखते हैं।
पृथ्वी के सभी हिस्सों में, चाहे वे एक दूसरे से कितने भी भिन्न क्यों न हो, हम आदिम मनुष्य के विकास में समान चरणों के अनुरूप कला के विकास में समान चरण पाते हैं। हम पाषाण युग की कला और लौह युग की कला के बारे में जानते हैं, लेकिन हम विभिन्न जातियों, श्वेत, पीली आदि की किसी भी विशिष्ट कला के बारे में नहीं जानते हैं। उत्पादक शक्तियों की स्थिति विवरणों में भी परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए, मिट्टी के बर्तनों में हम पहली बार केवल सीधी और टूटी हुई रेखाओं को देखते हैं, वर्क, क्रॉस, जिगजैग आदि। अलंकरण का ये रूप आदिम कला द्वारा और भी अधिक आदिम हस्तशिल्पों से उधार लिया गया था, बुनाई और पट्टियां। कांस्य युग में धातुओं पर काम करने की कला के आगमन के साथ, जो सभी प्रकार के ज्यामितीय आकार ग्रहण करने में सक्षम है, हम घुमावदार अलंकरणों की उपस्थिति देखते हैं। और अंत में जानवरों के पालतू बनाने के साथ उनकी आकृतियां, और विशेष रूप से घोड़े की आकृति उनकी उपस्थिति बनाती हैं। ये तो तय है कि मनुष्यों के चित्रण में नस्लीय विशेषताओं का प्रभाव आदिम कलाकारों के विशिष्ट सौंदर्य के आदर्शों को प्रभावित करने के लिए बाध्य था। हम जानते हैं कि हर जाति, खास तौर पर अपने सामाजिक विकास के शुरुआती चरणों में, खुद को सबसे सुंदर मानती है और उन विशेषताओं को बहुत महत्व देती है जो उसे दूसरी जातियों से अलग करती हैं। लेकिन सबसे पहले नस्लीय सौंदर्यशास्त्र की इन विशिष्टताओं का प्रभाव, जहां तक उनमें कोई स्थायित्व है, कला के विकास के पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकता है। और दूसरी बात, इन विशिष्टताओं में खुद में केवल एक अस्थायी स्थायित्व है, जो स्थायी है, यानी केवल तब तक जब तक कुछ निश्चित परिस्थितियां बनी रहती हैं। जब एक जनजाति को दूसरे अधिक विकसित जनजाति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसकी नस्लीय शालीनता गायब हो जाती है और विदेशी स्वादों की नकल करने लगती है जिन्हें पहले हास्यास्पद या शर्मनाक और घृणित माना जाता था। यहाँ हम देखते हैं कि असभ्य व्यक्ति के साथ वही घटित होता है जो सभ्य समाज में किसान के साथ घटित होता है, जो पहले तो शहरवासियों के तौर तरीकों और पहनावे का उपहास करता है, और फिर गांव पर शहर के बढ़ते प्रभुत्व के साथ अपनी पूरी क्षमता के साथ उनकी नकल करने की कोशिश करता है। ऐतिहासिक राष्ट्रों की बात करें तो हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि उनके संबंध में नस्ल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और न ही किया जाना चाहिए। हम किसी ऐसे ऐतिहासिक राष्ट्र के बारे में नहीं जानते जिसे नस्लीय रूप से शुद्ध माना जा सके। उनमें से प्रत्येक विभिन्न जातीय तत्वों के परस्पर प्रजनन और अंतर्मिलन की एक अत्यंत लंबी और गहन प्रक्रिया का उत्पाद है। अब इसके बाद किसी भी राष्ट्र की विचारधाराओं के इतिहास पर जाति के प्रभाव को निर्धारित करने का प्रयास करें। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि इस विचार से ज्यादा सरल और सही कुछ नहीं हो सकता कि प्राकृतिक वातावरण राष्ट्रीय स्वभाव को प्रभावित करता है और स्वभाव के जरिए राष्ट्र के बौद्धिक और सौंदर्य विकास के इतिहास को प्रभावित करता है। लेकिन अगर लेब्रियोला ने सिर्फ अपने देश के इतिहास को याद किया होता तो उन्हें इस विचार की गलती का यकीन हो जाता। आधुनिक इटालियंस उसी प्राकृतिक वातावरण से घिरे हुए हैं जिसमें प्राचीन रोमन रहते थे। फिर भी मैंने कि हमारी आधुनिक सहायक नदियों का स्वभाव कार्थेज के कठोर विजेताओं के स्वभाव से कितना अलग है। अगर हम इतालवी कला के इतिहास को, उदाहरण के लिए इतालवी स्वभाव से समझाने का बीड़ा उठाएं, तो हमें बहुत जल्द ही इस उलझन भरे सवाल का सामना करना पड़ेगा कि यह स्वभाव अपने हिस्से के लिए अलग अलग समय पर और एपेनिन प्रायद्वीप के अलग अलग हिस्सों में इतना अलग क्यों था। 7. रूसी साहित्य में गोगोल काल पर निबंध के लेखक ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर J.S. मिल के काम के पहले खंड पर अपनी एक टिप्पणी में कहा, हम यह नहीं कहेंगे कि नस्ल का कोई महत्व नहीं है। प्राकृतिक और ऐतिहासिक विज्ञानों का विकास अभी तक विश्लेषण की ऐसी पूर्णता तक नहीं पहुंचा है कि हम अधिकांश मामलों में बिना किसी शर्त के कह सकें, यहाँ उस तत्व का बिल्कुल अभाव है। हम सभी जानते हैं कि इस स्टील पेन में प्लेटिनम का एक कण हो सकता है, इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। हम केवल इतना कह सकते हैं कि रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि इस पेन में निस्संदेह स्टील के कणों की इतनी मात्रा है कि इसकी संरचना का वह हिस्सा जो प्लेटिनम से बना हो सकता है, बिल्कुल नगण्य है, और अगर ऐसा कोई हिस्सा मौजूद भी है तो उसे सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अनदेखा किया जा सकता है। जहां तक व्यावहारिक कार्रवाई का सवाल है, आप इस पेन को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आप सामान्य रूप से स्टील पेन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह व्यावहारिक मामलों में लोगों की नस्ल पर ध्यान न दें, उन्हें बस लोगों के रूप में ही समझें। हो सकता है कि किसी राष्ट्र की नस्ल ने यह निर्धारित करने में कुछ प्रभाव डाला हो कि आज उसकी स्थिति क्या है। ये सच है और कोई दूसरा नहीं। इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐतिहासिक विश्लेषण ने अभी तक गणितीय और पूर्ण सटीकता हासिल नहीं की है। आज के रासायनिक विश्लेषण की तरह यह अभी भी एक छोटा, बहुत छोटा अवशेष छोड़ता है, जिसके लिए जांच के अधिक सूक्ष्म तरीकों की आवश्यकता होती है, ऐसे तरीके जो विज्ञान की वर्तमान स्थिति में अभी भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह अवशेष बहुत छोटा है। किसी भी राष्ट्र की वर्तमान स्थिति के निर्धारण में इतना बड़ा हिस्सा उन परिस्थितियों की कार्रवाई के कारण था जो किसी भी तरह से अंतर्निहित आदिवासी विशेषताओं पर निर्भर नहीं है, कि भले ही सामान्य मानव स्वभाव से भिन्न ऐसे विशिष्ट गुण मौजूद हों, उनकी कार्रवाई के लिए छोड़ी गई जगह बहुत छोटी अथवा सूक्ष्म रूप से छोटी है। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के इतिहास पर नस्ल के प्रभाव पर लेब्रियोला के विचारों को पढ़ते समय हमें इन शब्दों की याद आई। गोगोल काल पर निबंध के लेखक मुख्य रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण से नस्ल के महत्व में रुचि रखते थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वह उन लोगों को भी लगातार ध्यान में रखना चाहिए जो विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक जांच में लगे हुए हैं। यदि हम अंततः किसी दिए गए राष्ट्र के आध्यात्मिक इतिहास में जो कुछ भी समझ से परे लगता है उसे नस्ल के लिए जिम्मेदार ठहराने की बुरी आदत को छोड़ दें तो सामाजिक विज्ञान को बहुत लाभ होगा।
हो सकता है कि नस्लीय विशेषताओं का उसके इतिहास पर कुछ प्रभाव रहा हो, लेकिन ये काल्पनिक प्रभाव शायद इतना छोटा था कि जांच के हित में इसे अस्तित्वहीन मानना और दिए गए राष्ट्र के विकास में देखी गई विशिष्टताओं को उन विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों का उत्पाद मानना बेहतर होगा जिनमें वह विकास हुआ था, न कि नस्ल के प्रभाव के परिणामस्वरूप। कहने की जरूरत नहीं है कि काफी मामलों में हम ये बताने में असमर्थ होंगे कि वास्तव में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने उन विशिष्टताओं को जन्म दिया जिनमें हमारी रुचि है। लेकिन आज वैज्ञानिक जांच के तरीकों से जो हासिल नहीं होता, कल वह हासिल हो सकता है। नस्लीय विशेषताओं के संदर्भ में वे असुविधाजनक हैं क्योंकि वे जांच को ठीक उसी बिंदु पर समाप्त कर देते हैं जहां से इसे शुरू करना चाहिए। फ्रांसीसी कविता का इतिहास जर्मन कविता के इतिहास से अलग क्यों है? बहुत ही सरल कारण से, फ्रांसीसी राष्ट्र का स्वभाव ऐसा था कि लेसिंग या शिल या गोएथे के उदय की अनुमति नहीं थी। खैर, स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद, अब सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट है। लेब्रियोला ने बेशक कहा होगा कि इस तरह की व्याख्याओं से ज्यादा उनके दिमाग में कुछ नहीं था जो कुछ भी स्पष्ट नहीं करती, और यह सच भी होगा। आमतौर पर वह उनकी पूरी तरह से निरर्थकता से पूरी तरह वाकिफ हैं, और वह ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस समस्या का हमने उदाहरण दिया है उसे किस तरफ से देखा जाना चाहिए। लेकिन ये स्वीकार करके कि राष्ट्रों का आध्यात्मिक विकास उनकी नस्लीय विशेषताओं से जटिल है, उन्होंने अपने पाठकों को गंभीर रूप से गुमराह करने का जोखिम उठाया और पुराने तरीके से सोचने के लिए कुछ रियायतें देने के लिए तैयार होने का दिखावा किया, भले ही केवल मामूली विवरणों में, जो सामाजिक विज्ञान के लिए हानिकारक हैं। यह ऐसी रियायतों के खिलाफ है कि हमारी टिप्पणियां निर्देशित हैं। जब हम कहते हैं कि विचारधाराओं के इतिहास पर नस्ल के प्रभाव के बारे में हम जिस दृष्टिकोण पर बहस कर रहे हैं वह पुराना है, तो ये बिना किसी अच्छे कारण के नहीं है। यह पिछली सदी में बहुत प्रचलित एक सिद्धांत का ही एक रूपांतर है, और जिसने पूरे इतिहास को मानव प्रकृति की विशेषताओं के आधार पर समझाने का प्रयास किया। यह सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा से बिल्कुल असंगत है। नए दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक मनुष्य की प्रकृति सामाजिक संबंधों के बदलने के साथ बदलती है। नतीजतन मानव प्रकृति की सामान्य विशेषताएं इतिहास की कोई व्याख्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा में एक उत्साही और दृढ़ विश्वासी होने के बावजूद लेब्रियोला ने भी बहुत कम हद तक ही सही पुराने दृष्टिकोण को कुछ हद तक सत्य माना। लेकिन यह व्यर्थ नहीं है कि जर्मन कहते हैं वीर सैगिट मुसाच बी सेगन। एक उदाहरण में पुराने दृष्टिकोण को सत्य मानने के बाद लेब्रियोला को इसे अन्य उदाहरणों में भी स्वीकार करना पड़ा। क्या ये कहने की आवश्यकता है कि दो बिल्कुल विपरीत विचारों के इस संयोजन ने उनके विश्व दृष्टिकोण के सामंजस्य को बिगाड़ना तय किया? 8. किसी भी समाज का संगठन उसकी उत्पादक शक्तियों की स्थिति से निर्धारित होता है। जैसे जैसे ये स्थिति बदलती है, सामाजिक संगठन भी देर सवेर बदलने के लिए बाध्य होता है। परिणामस्वरूप जहां भी सामाजिक उत्पादक शक्तियां विकसित हो रही हैं, वहां यह अस्थिर संतुलन की स्थिति में है। लेब्रियोला ने बिल्कुल सही टिप्पणी की है कि यह अस्थिरता सामाजिक आंदोलनों और सामाजिक वर्गों के संघर्ष के साथ साथ मनुष्य को मानसिक गतिरोध से बचाती है। वे कहते हैं कि विरोध ही प्रगति का मुख्य कारण है, एक बहुत प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री के विचार को दोहराते हुए। लेकिन तुरंत ही वे एक आरक्षण करते हैं। उनके विचार में यह मान लेना एक बड़ी गलती होगी कि मनुष्य हमेशा और सभी मामलों में अपनी स्थिति की उचित समझ रखते हैं और उन सामाजिक कार्यों को स्पष्ट रूप से समझते हैं जिनका वे सामना करते हैं। वे कहते हैं ऐसा मान लेना असंभव और वास्तव में अवास्तविक मान लेना है। हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि वे इस आरक्षण पर ध्यानपूर्वक ध्यान दें। लेब्रियोला ने अपने विचार इस प्रकार विकसित किए हैं: कानून के रूप, राजनीतिक कार्य और सामाजिक संगठन के प्रयास कभी कभी भाग्यशाली, कभी कभी गलत यानी असंगत और अनुपयुक्त थे और अब भी हैं। इतिहास त्रुटियों से भरा है और इसका मतलब यह है कि यदि सभी आवश्यक थे तो उन लोगों की सापेक्ष बुद्धि को देखते हुए जिन्हें किसी कठिनाई को हल करना है या किसी समस्या का समाधान खोजना है, यदि इसमें सब कुछ पर्याप्त कारण है, फिर भी इसमें सब कुछ उचित नहीं है, जिस अर्थ में आशावादी इस शब्द को देते हैं। इसे और अधिक विस्तार से कहें तो सभी परिवर्तनों के निर्धारण कारण यानी संशोधित आर्थिक स्थितियां समाप्त हो गई हैं, और कभी कभी टेढ़े मेढ़े तरीकों से कानून के उपयुक्त रूप, उचित राजनीतिक आदेश और सामाजिक समायोजन के कमोबेश सही साधनों को खोजने के कारण समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि तर्कशील प्राणी की सहज बुद्धि सभी स्थितियों की पूर्ण और स्पष्ट समझ में स्पष्ट रूप से और सरलता से प्रकट हुई है, और हमारे पास आर्थिक स्थिति से लेकर बाकी सभी तक निगमनात्मक मार्ग का अनुसरण करने का केवल बहुत ही सरल कार्य बचा है। अज्ञानता, जिसे बदले में समझाया जा सकता है इतिहास जिस तरह आगे बढ़ा है उसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण है, और अज्ञानता में हमें उस क्रूरता को जोड़ना होगा जो कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकती, और सभी भावनाएं और सभी अन्याय और भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप जो एक ऐसे समाज के आवश्यक उत्पाद थे और हैं जो इस तरह से संगठित है कि इसमें मनुष्य का मनुष्य पर प्रभुत्व अपरिहार्य है। इस वर्चस्व से झूठ, पाखंड, दंभ और नीचता अविभाज्य थे और हैं। हम बिना किसी कल्पना के एक ऐसे समाज के आने की भविष्यवाणी कर सकते हैं जो वर्तमान समाज से और इसके ऐतिहासिक विकास में निहित नियमों द्वारा इसके बहुत ही विरोधाभासों से विकसित होकर वर्ग विरोधों के बिना एक संघ में समाप्त होगा। लेकिन वह भविष्य है और यह न तो वर्तमान है और न ही अतीत। विनियमित उत्पादन जीवन से सहयोग के तत्व को समाप्त कर देगा जो अब तक इतिहास में दुर्घटनाओं और घटनाओं के बहुरूपी कारण के रूप में सामने आया है। इस सब में बहुत सच्चाई है।
लेकिन त्रुटि के साथ काल्पनिक रूप से जुड़े हुए सत्य स्वयं यहाँ एक पूरी तरह से सुखद विरोधाभास का रूप ले लेता है। लेब्रियोला निस्संदेह सही है जब वे कहते हैं कि पुरुषों को हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति की स्पष्ट समझ नहीं होती है और वे हमेशा उन सामाजिक कार्यों के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं जो इससे उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब वे इस आधार पर अज्ञानता या अंधविश्वास को सामाजिक जीवन के कई रूपों और कई रीति रिवाजों का ऐतिहासिक कारण बताते हैं, तो वे खुद अनजाने में 18वीं सदी के प्रबुद्ध लोगों के दृष्टिकोण पर लौट जाते हैं। अज्ञानता को जिस तरह से इतिहास आगे बढ़ा है के लिए एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में बोलने से पहले उन्हें उस सटीक अर्थ को परिभाषित करना चाहिए था जिसमें इस शब्द का यहाँ उपयोग किया जा सकता है। यह सोचना एक बड़ी भूल होगी कि यह स्वयं सिद्ध है। नहीं, यह उतना स्पष्ट या सरल नहीं है जितना लगता है। 18वीं शताब्दी के फ्रांस को एक उदाहरण के रूप में लें। तीसरे वर्ग के सभी बुद्धिमान प्रतिनिधियों में स्वतंत्रता और समानता की तीव्र इच्छा थी। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई पुरानी सामाजिक संस्थाओं के उन्मूलन की मांग की। लेकिन इन संस्थाओं के उन्मूलन का तात्पर्य पूंजीवाद की वजह से था, जिसे, जैसा कि हम अब अच्छी तरह से जानते हैं, शायद ही स्वतंत्रता और समानता का साम्राज्य कहा जा सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पिछली सदी के दार्शनिकों का महान उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। इसी तरह ये भी कहा जा सकता है कि दार्शनिक इसकी प्राप्ति के साधनों को इंगित करने में असमर्थ थे और इसलिए उन पर अज्ञानता का आरोप लगाया जा सकता है, जैसा कि वास्तव में कई काल्पनिक समाजवादियों ने उन पर लगाया था। लेब्रियोला खुद उन दिनों फ्रांस में वास्तविक आर्थिक प्रवृत्तियों और उसके विचारकों के आदर्शों के बीच विरोधाभास पर आश्चर्यचकित हैं। एक विलक्षण तमाशा और एक विलक्षण विरोधाभास, वह कहते हैं। लेकिन इसमें विलक्षणता क्या है और फ्रांसीसी प्रबुद्धजनों की अज्ञानता कहाँ थी? क्या यह इस तथ्य में था कि सार्वभौमिक खुशी प्राप्त करने के साधनों के बारे में उनका विचार आज हमारे जैसा नहीं था? लेकिन आखिरकार उन दिनों ऐसे साधनों का कोई सवाल ही नहीं हो सकता था। वे अभी तक मनुष्य के ऐतिहासिक आंदोलन द्वारा या अधिक सही ढंग से उसकी उत्पादक शक्तियों के विकास द्वारा निर्मित नहीं हुए थे। मालबी की डाउट्स, प्रपोज ऑक्स फिलोसफीज इकोनॉमिस्टेस, मोरेली की कोड डेला नेचर पढ़ें और आप पाएंगे कि जहां तक ये लेखक मानव सुख की शर्तों के बारे में प्रबुद्धजनों के महान बहुमत से भिन्न थे और जहां तक उन्होंने निजी संपत्ति के उन्मूलन का सपना देखा था, वे सबसे पहले अपने समय के लोगों की सबसे महत्वपूर्ण और सामान्य जरूरतों के साथ स्पष्ट और चिल्लाने वाले विरोधाभास में आ गए। और दूसरी बात, इस बात से स्पष्ट रूप से अवगत होने के कारण उन्होंने स्वयं अपने सपनों को पूरी तरह से अवास्तविक माना। और इसलिए हम एक बार फिर पूछते हैं, प्रबुद्धजनों की अज्ञानता कहाँ थी? क्या यह इस तथ्य में था कि अपने समय की सामाजिक जरूरतों को समझते हुए और उन्हें संतुष्ट करने के उचित साधनों, पुराने विशेषाधिकारों का उन्मूलन आदि का संकेत करते हुए उन्होंने इन साधनों को पूरी तरह से अतिरंजित महत्व दिया? और व्यावहारिक दृष्टिकोण से ये भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि इसके अपने उपयोग थे, क्योंकि जितना अधिक प्रबुद्धजनों को उनके द्वारा मांगे गए सुधारों के सार्वभौमिक मूल्य पर विश्वास था, उतनी ही अधिक ऊर्जा के साथ वे उनके लिए लड़ने के लिए बाध्य थे। निस्संदेह प्रबुद्धजनों ने उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति के साथ अपने विचारों और आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सूत्र को न खोज पाने में अज्ञानता का परिचय दिया और यह भी नहीं सोचा कि ऐसा कोई सूत्र मौजूद है। वे खुद को पूर्ण सत्य के प्रतिपादक मानते थे। आज हम जानते हैं कि पूर्ण सत्य जैसी कोई चीज नहीं है, कि सब कुछ सापेक्ष है, कि सब कुछ समय और स्थान की स्थितियों पर निर्भर है। लेकिन ठीक इसी कारण से हमें विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों की अज्ञानता का आकलन करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। उनकी अज्ञानता, जिस हद तक यह उनके विशिष्ट सामाजिक आंदोलनों, आकांक्षाओं और आदर्शों में प्रकट होती है, वह भी सापेक्ष है। 9. कानून कैसे बनता है? ये कहा जा सकता है कि सभी कानून किसी पुराने कानून या रीति रिवाज का स्थान लेते हैं या उसमें संशोधन करते हैं। पुराने रीति रिवाज क्यों हटा दिए जाते हैं? क्योंकि वे नई स्थितियों के अनुरूप नहीं रह जाते, यानी उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया में मनुष्य एक दूसरे के प्रति जिस नए वास्तविक संबंध में खड़े होते हैं, उसके अनुरूप नहीं रह जाते। उत्पादक शक्तियों के विकास के कारण आदिम साम्यवाद गायब हो गया। हालांकि उत्पादक शक्तियां धीरे धीरे विकसित होती हैं, इसलिए उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया में मनुष्य से मनुष्य के नए वास्तविक संबंध भी धीरे धीरे विकसित होते हैं। और इसलिए पुराने कानूनों या रीति रिवाजों की प्रतिबंधात्मकता और परिणामस्वरूप मनुष्यों के नए वास्तविक आर्थिक संबंधों की संगत कानूनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की आवश्यकता भी धीरे धीरे विकसित होती है। तर्कशील प्राणी की सहज बुद्धि आमतौर पर इन वास्तविक परिवर्तनों के बाद आती है। यदि पुराने कानून समाज के किसी वर्ग को उसके भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, उसकी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधा डालते हैं, तो वह निश्चित रूप से और सबसे बड़ी आसानी से उनके प्रतिबंधात्मक होने का एहसास कर लेगा। इसके लिए बहुत कम बुद्धि की आवश्यकता होती है, जितना कि यह एहसास करने के लिए आवश्यक है कि तंजूते या भारी हथियार असुविधाजनक है। लेकिन जाहिर है, किसी मौजूदा कानून की प्रतिबंधात्मकता के बारे में जागरूक होने से लेकर उसे खत्म करने के लिए सचेत रूप से प्रयास करना बहुत दूर की बात है। पहले तो लोग हर विशेष मामले में बस इसे दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। आइए याद करें कि हमारे देश में बड़े किसान परिवारों में क्या होता था जब नवजात पूंजीवाद के प्रभाव में आय के नए स्रोत पैदा हुए जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए समान नहीं थे। इसके बाद प्रथागत पारिवारिक नियम उन भाग्यशाली लोगों के लिए प्रतिबंधात्मक हो गए जो दूसरों की तुलना में अधिक कमाते थे। लेकिन इन भाग्यशाली लोगों के लिए पुराने रिवाज के खिलाफ विद्रोह करने का मन बनाना इतना आसान नहीं था और उन्होंने ऐसा एक बार में नहीं किया।
लंबे समय तक उन्होंने बस छल कपट का सहारा लिया, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बड़ों से छिपाया। लेकिन नई आर्थिक व्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होती गई और पुराना पारिवारिक जीवन अधिकाधिक हिलने लगा। परिवार के वे सदस्य जो इसके उन्मूलन में रुचि रखते थे, अधिकाधिक दुस्साहसी होते गए। बेटे अधिकाधिक बाराम घर से अलग हो गए और अंततः पुरानी प्रथा लुप्त हो गई और उसकी जगह एक नई प्रथा ने ले ली, जो नई परिस्थितियों, नए वास्तविक संबंधों, समाज के नए अर्थशास्त्र से उत्पन्न हुई थी। मनुष्य की अपनी परिस्थिति के बारे में जानकारी आमतौर पर नए वास्तविक संबंधों के विकास से पीछे रह जाती है, जो उस परिस्थिति को बदलने का कारण बनते हैं। लेकिन यह वास्तविक संबंधों के मद्देनजर बनी रहती है। जहां पुरानी संस्थाओं के उन्मूलन और नई कानूनी व्यवस्था की स्थापना के लिए मनुष्य का सचेत प्रयास कमजोर है, वहां समाज के अर्थशास्त्र द्वारा नई व्यवस्था के लिए मार्ग अभी तक ठीक से प्रशस्त नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, इतिहास में स्पष्ट जानकारी का अभाव, अपरिपक्व विचार की गलतियां, अज्ञानता अक्सर केवल एक ही चीज को दर्शाता है, वही एक ही जिस वस्तु को पहचाना जाना है, यानी नई नवजात चीजें अभी भी अविकसित हैं। और जाहिर है, इस तरह की अज्ञानता जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, उसके बारे में ज्ञान या समझ की कमी केवल सापेक्ष अज्ञानता है। एक और तरह का अज्ञान है प्रकृति का अज्ञान। इसे पूर्ण अज्ञान कहा जा सकता है। इसका मानदंड मनुष्य पर प्रकृति की शक्ति है, और चूंकि उत्पादक शक्तियों का विकास प्रकृति पर मनुष्य की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है, इसलिए ये स्पष्ट है कि उत्पादक शक्तियों में कोई भी वृद्धि पूर्ण अज्ञान में कमी का संकेत देती है। प्राकृतिक घटनाएं जिन्हें मनुष्य नहीं समझता और इसलिए नियंत्रित नहीं कर सकता, वे विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को जन्म देती हैं। सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में अंधविश्वास मनुष्य के नैतिक और कानूनी विचारों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ जाते हैं, जिसके बाद वे एक अजीबोगरीब रंग प्रदान करते हैं। श्री एम कोवालेव्स्की अपने काकेशस में कानून और रीति रिवाज में कहते हैं, ईसाओं की धार्मिक मान्यताओं और अंधविश्वासों की जांच हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि रूढ़िवादी धर्म के आधिकारिक आवरण के नीचे ये लोग अभी भी विकास के उस चरण में हैं जिसे टायलर ने खुशी खुशी एनिमिज्म कहा है। ये चरण, जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर पर सामाजिक नैतिकता और कानून दोनों को धर्म के अधीन करने की निश्चितता से चिन्हित होता है। खंड 2 पृष्ठ 82। लेकिन मामले का तथ्य यह है कि पहले के अनुसार आदिम एनिमिज्म का नैतिकता या कानून पर कोई प्रभाव नहीं है। विकास के इस चरण में नैतिकता और कानून के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं है, या फिर यह संबंध केवल भ्रूण है। जंगली लोगों का एनिमिज्म उस नैतिक तत्व से लगभग पूरी तरह से मुक्त है और सामाजिक विकास का अपेक्षाकृत उच्च स्तर। हमें बहुत खेद है कि हम स्थान के कारण ये दिखाने में असमर्थ हैं कि आधुनिक भौतिकवाद द्वारा इसे कैसे समझाया गया है। संघर्ष की प्रक्रिया में, जो उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया में मनुष्यों के नए वास्तविक संबंधों के विकास द्वारा प्रेरित है, धार्मिक विचार अक्सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवप्रवर्तक और रूढ़िवादी दोनों ही देवताओं की सहायता का आह्वान करते हैं, विभिन्न संस्थाओं को उनके संरक्षण में रखते हैं या यहाँ तक कि दावा करते हैं कि वे ईश्वरीय इच्छा की अभिव्यक्ति हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि ह्यूमैनिड्स, जिन्हें प्राचीन यूनानी मात्र अधिकार के समर्थक मानते थे, ने इसके बचाव में उतना ही कम किया जितना मिनर्वा ने पिता की शक्ति की विजय के लिए किया था, जो कथित तौर पर उसके दिल के लिए बहुत प्रिय थी। मनुष्य ने देवताओं और बुतपस्तों की सहायता लेने में अपना समय और प्रयास बर्बाद कर दिया, लेकिन जिस अज्ञानता ने ह्यूमैनिड्स में विश्वास को संभव बनाया, उसने उस समय के यूनानी रूढ़िवादियों को यह महसूस करने से नहीं रोका कि पुरानी कानूनी प्रणाली, या अधिक सटीक रूप से पुराना प्रथागत कानून, उनके हितों की बेहतर गारंटी थी। इसी प्रकार जिस अंधविश्वास ने नवप्रवर्तकों को मिनर्वा पर अपनी आशाएं आधारित करने की अनुमति दी, उसने उन्हें पुरानी जीवन व्यवस्था की असुविधा को महसूस करने से नहीं रोका। लकड़ी काटने में कील का इस्तेमाल बोर्नियो के दयाक लोगों को नहीं पता था। जब यूरोपीय लोगों ने इसे शुरू किया तो स्थानीय अधिकारियों ने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। ये स्पष्ट रूप से उनकी अज्ञानता का सबूत था, क्योंकि श्रम को हल्का करने वाले उपकरण का उपयोग करने से इनकार करने से अधिक मूर्खतापूर्ण क्या हो सकता है। लेकिन जरा सोचिए, और शायद आप स्वीकार करेंगे कि इसके पीछे कुछ अपवाद भी रहे होंगे। यूरोपीय औजारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध शायद यूरोपीय प्रभावों के खिलाफ संघर्ष का एक उदाहरण था, जो पुरानी आदिवासी व्यवस्था को कमजोर करने लगे थे। स्थानीय अधिकारियों को एक स्पष्ट आशंका थी कि अगर यूरोपीय रीति रिवाज शुरू किए गए तो उस व्यवस्था का एक भी पत्थर खड़ा नहीं रहेगा। किसी कारण से कील उनके दिमाग में किसी भी अन्य यूरोपीय उपकरण की तुलना में यूरोपीय प्रभावों की विनाशकारी शक्ति का अधिक संकेत देती थी, और इसलिए हम पाते हैं कि उन्होंने इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। आखिर क्यों कील ही उनकी नज़र में खतरनाक नवाचारों का प्रतीक बन गई? इस सवाल का हम पर्याप्त जवाब दे सकते हैं। हम नहीं जानते कि मूल निवासियों के मन में यह विचार क्यों आया कि उनके पुराने जीवन शैली को खतरा है, लेकिन हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मूल निवासियों का अपनी पुरानी व्यवस्था की स्थिरता के लिए डरना बिल्कुल सही था। यूरोपीय प्रभाव बहुत तेजी से और बहुत गंभीर रूप से उन जंगली और बर्बर लोगों के रीति रिवाजों को नष्ट कर देते हैं जो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। टाइलर हमें बताता है कि जबकि दयाक ने सार्वजनिक रूप से कील के इस्तेमाल की निंदा की, फिर भी उन्होंने इसका इस्तेमाल तब किया जब वे गुप्त रूप से ऐसा कर सकते थे। यहाँ आपको अज्ञानता के साथ पाखंड भी मिला हुआ है। लेकिन क्यों? ये स्पष्ट रूप से लकड़ी काटने की नई विधि के लाभों की मान्यता के कारण था, हालांकि इसके साथ ही जनता की राय या अधिकारियों द्वारा मुकदमा चलाने का डर भी था। इस प्रकार हम तर्कशील जानवर की सहज बुद्धि को उसी उपाय की आलोचना करते हुए पाते हैं जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार था।
और यह अपनी आलोचना में सही था, क्योंकि यूरोपीय औजारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का मतलब किसी भी तरह से यूरोपीय प्रभावों को खत्म करना नहीं था। हम लिब्रियोला की अभिव्यक्ति उधार ले सकते हैं और कह सकते हैं कि इस मामले में दयाकोन ने एक ऐसा उपाय अपनाया जो उनकी स्थिति के लिए अनुपयुक्त और असंगत था। हम पूरी तरह से सही होंगे। और हम लिब्रियोला की टिप्पणी में ये भी जोड़ सकते हैं कि लोग अक्सर ऐसे उपाय तैयार करते हैं जो उनकी स्थिति के लिए अनुपयुक्त और असंगत होते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है? केवल इतना ही कि हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या इस तरह की गलती और मनुष्य के सामाजिक संबंधों के चरित्र या विकास की डिग्री के बीच किसी तरह की निर्भरता मौजूद नहीं है। ऐसी निर्भरता निस्संदेह मौजूद है। लिब्रियोला कहते हैं कि अज्ञानता को बदले में समझाया जा सकता है। हम कहते हैं, न केवल इसे समझाया जा सकता है, बल्कि इसे समझाया जाना चाहिए, अगर सामाजिक विज्ञान एक सख्त विज्ञान बनने में सक्षम है। अगर अज्ञानता को सामाजिक कारणों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो इसका हवाला देने का कोई मतलब नहीं है। ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि यह इस रहस्य को स्पष्ट करता है कि इतिहास इस तरह क्यों आगे बढ़ा और अन्यथा नहीं। इसका उत्तर वहां नहीं है, बल्कि उन सामाजिक कारणों में है जिन्होंने इसे जन्म दिया और इसे एक रूप के बजाय दूसरा, एक चरित्र के बजाय दूसरा दिया। अपनी जांच को केवल अज्ञानता की बात करके क्यों सीमित रखें, जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। जहां तक इतिहास की वैज्ञानिक अवधारणा का प्रश्न है, अन्वेषक द्वारा अज्ञानता की बात करना केवल उसकी अपनी अज्ञानता को प्रमाणित करता है। 10. सभी सकारात्मक कानून किसी निश्चित हित की रक्षा करते हैं। ये हित कैसे उत्पन्न होते हैं? क्या वे मानवीय इच्छा और मानवीय चेतना की उपज हैं? नहीं, वे मनुष्य के आर्थिक संबंधों द्वारा निर्मित होते हैं। एक बार उत्पन्न होने के बाद हित किसी न किसी तरह से मनुष्य की चेतना में प्रतिबिंबित होते हैं। किसी हित की रक्षा करने के लिए उसके प्रति चेतना होनी चाहिए। इसलिए सकारात्मक कानून की प्रत्येक प्रणाली को चेतना की उपज माना जा सकता है और माना जाना चाहिए। यह मनुष्य की चेतना नहीं है जो उन हितों को अस्तित्व में लाती है जिनकी कानून रक्षा करता है, और परिणामस्वरूप यह मनुष्य की चेतना नहीं है जो कानून की सामग्री को निर्धारित करती है, लेकिन दिए गए युग में सामाजिक चेतना, सामाजिक मनोविज्ञान की स्थिति यह निर्धारित करती है कि दिए गए हित का प्रतिबिंब मनुष्य के मन में क्या रूप लेता है। जब तक हम सामाजिक चेतना की स्थिति को ध्यान में नहीं रखते, हम कानून के इतिहास की व्याख्या करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। इस इतिहास में रूप और विषय वस्तु के बीच सावधानीपूर्वक अंतर करना हमेशा आवश्यक होता है। अपने औपचारिक पहलू में कानून हर विचारधारा की तरह सभी या कम से कम कुछ अन्य विचारधाराओं के प्रभाव के अधीन है, धार्मिक विश्वास, दार्शनिक अवधारणाएं इत्यादि। यह अपने आप में कुछ हद तक और कभी कभी बहुत हद तक उत्पादन की सामाजिक प्रक्रिया में मनुष्यों की कानूनी अवधारणाओं और उनके आपसी संबंधों के बीच निर्भरता के प्रकटीकरण में बाधा डालता है। लेकिन ये केवल आधी परेशानी है। असली समस्या यह है कि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में एक निश्चित विचारधारा बहुत ही असमान मात्रा में अन्य विचारधाराओं के प्रभावों के अधीन होती है। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र और आंशिक रूप से रोमन कानून धर्म के प्रभाव में था। हाल के इतिहास में कानून दर्शन के प्रबल प्रभाव में विकसित हुआ है। हम दोहराते हैं और यह ध्यान देने का अनुरोध करते हैं कि हम यहाँ औपचारिक पहलू की बात कर रहे हैं। दर्शन को कानून पर धर्म के प्रभाव को समाप्त करने और अपने स्वयं के प्रभाव को प्रतिस्थापित करने में सफल होने से पहले एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। ये लड़ाई तीसरे वर्ग और पादरी के बीच सामाजिक संघर्ष के विचारों के क्षेत्र में एक प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने कानूनी संस्थाओं की उत्पत्ति के बारे में एक सही दृष्टिकोण के निर्माण में बहुत बाधा डाली, क्योंकि इसके कारण ये संस्थाएं अमूर्त विचारों के बीच संघर्ष का स्पष्ट और निर्विवाद उत्पाद प्रतीत होती थीं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सामान्य रूप से लिब्रियोला पूरी तरह से समझते हैं कि अवधारणाओं के ऐसे संघर्ष के पीछे किस तरह के वास्तविक संबंध छिपे हुए हैं। लेकिन जब वह विशेष बातों पर आता है, तो वह समस्या की कठिनाइयों के सामने अपने भौतिकवादी हथियार डाल देता है और यह संभव मानता है कि, जैसा कि हमने देखा है, खुद को अज्ञानता या परंपरा की शक्ति को स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तुत करने तक सीमित रखा जा सकता है। इसके अलावा वह कई रीति रिवाजों के अंतिम कारण के रूप में प्रतीकवाद की बात करता है। ये सच है कि कुछ विचारधाराओं के इतिहास में प्रतीकवाद का बहुत महत्व रहा है, लेकिन रीति रिवाजों के अंतिम कारण के रूप में ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। आइए हम निम्नलिखित उदाहरण लें। काकेशस के ईशावों में ये प्रथा है कि एक महिला अपने भाई की मृत्यु पर अपने बालों की चोटी काट लेती है, लेकिन अपने पति की मृत्यु पर नहीं। यह एक प्रतीकात्मक कार्य है। यह मृतक की कब्र पर आत्मदाह करने की पुरानी प्रथा का प्रतिस्थापन है। लेकिन महिला अपने भाई की कब्र पर यह प्रतीकात्मक कार्य क्यों करती है, अपने पति की कब्र पर क्यों नहीं? श्री कोवालेवस्की कहते हैं कि यह विशेषता केवल उन दूर के समय से बची हुई मानी जा सकती है जब कबीले का मुखिया, जो एक महिला से अपने वास्तविक या काल्पनिक वंश द्वारा एकजुट था, कबीले की पूर्वज मां की ओर से सबसे पुराना वंशज, निकटतम सगोत्र था। इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतीकात्मक कार्य केवल तभी समझ में आते हैं जब हम उन संबंधों के अर्थ और उत्पत्ति को समझते हैं जिनका वे प्रतीक हैं। ये संबंध कैसे उत्पन्न होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बेशक प्रतीकात्मक कृत्यों में नहीं खोजा जाना चाहिए, हालांकि वे कभी कभी उपयोगी सुराग प्रदान कर सकते हैं। प्रतीकात्मक प्रथा की उत्पत्ति, जिसके द्वारा एक महिला अपने भाई की कब्र पर अपनी चोटी काटती है, उसे परिवार के इतिहास से समझाया जाना चाहिए, और परिवार के इतिहास की व्याख्या आर्थिक विकास के इतिहास में खोजी जानी चाहिए।
जिस मामले से हम चिंतित हैं, जब महिला अपने भाई की कब्र पर अपनी चोटी काटती है, ये संस्कार उस रिश्तेदारी के रूप में बच गया है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ आपके पास परंपरा के उस प्रभाव का एक उदाहरण है जिसके बारे में लेब्रियोला बात करते हैं। लेकिन परंपरा केवल वही बचा सकती है जो पहले से मौजूद है। यह न केवल दिए गए संस्कार या सामान्य रूप से दिए गए रूप की उत्पत्ति की व्याख्या करने में विफल रहती है, बल्कि इसके संरक्षण की व्याख्या करने में भी विफल रहती है। परंपरा की शक्ति जड़ता की शक्ति है। विचारधाराओं के इतिहास की जांच करते समय हम अक्सर खुद से यह पूछने के लिए विवश होते हैं कि एक विशेष संस्कार या रिवाज क्यों बचा रह सकता है जब न केवल वे संबंध जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, बल्कि अन्य समान रिवाज या संस्कार जो उसी संबंधों से उत्पन्न हुए थे, गायब हो गए। ये पूछने के बराबर है कि नए संबंधों के विनाशकारी प्रभाव ने केवल इस विशेष संस्कार या रिवाज को क्यों बख्शा जबकि अन्य को खत्म कर दिया। परंपरा की शक्ति के बारे में बात करके इस प्रश्न का उत्तर देना सकारात्मक रूप में प्रश्न को दोहराने से अधिक कुछ नहीं है। हम इस कठिनाई से कैसे बाहर निकल सकते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान की ओर रुख करके। जब मनुष्य नए पारस्परिक संबंधों में प्रवेश करता है तो पुराने रीति रिवाज गायब होने लगते हैं और पुराने संस्कार टूटने लगते हैं। सामाजिक हितों का संघर्ष नए रीति रिवाजों और संस्कारों तथा पुराने के बीच संघर्ष में अभिव्यक्त होता है। कोई भी प्रतीकात्मक संस्कार या रीति रिवाज अपने आप में नए संबंधों के विकास को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। यदि रूढ़िवादी लोग पुराने रीति रिवाजों को जोश से बनाए रखते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मन में एक लाभदायक, मूल्यवान और प्रथागत सामाजिक व्यवस्था का विचार इन रीति रिवाजों के विचार से दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। यदि नवप्रवर्तक इन रीति रिवाजों से घृणा करते हैं और उनका उपहास करते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके मन में इन रीति रिवाजों का विचार प्रतिबंधात्मक, हानिकारक और आपत्तिजनक सामाजिक संबंधों के विचार से जुड़ा हुआ है। परिणामस्वरूप पूरा मुद्दा विचारों के जुड़ाव में निहित है। जब हम पाते हैं कि कोई विशेष संस्कार न केवल उन संबंधों से बच गया है जिन्होंने इसे जन्म दिया, बल्कि इन संबंधों से उत्पन्न होने वाले समान संस्कार भी बच गए हैं, तो हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि नवप्रवर्तकों के मन में यह अन्य रीति रिवाजों की तरह पुरानी, घृणित व्यवस्था के विचार से इतनी दृढ़ता से जुड़ा नहीं था। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर देना कभी कभी आसान होता है, लेकिन कभी कभी आवश्यक मनोवैज्ञानिक डेटा की कमी के कारण यह बिल्कुल असंभव होता है। लेकिन जब हम ये स्वीकार करने के लिए विवश होते हैं कि यह प्रश्न अनुत्तरित है, कम से कम हमारे ज्ञान की मौजूदा स्थिति में, तब भी हमें ये याद रखना चाहिए कि मुद्दा परंपरा की ताकत में नहीं है, बल्कि समाज में पुरुषों के निश्चित वास्तविक संबंधों द्वारा उत्पन्न विचारों के निश्चित संघों में है। विचारधाराओं के इतिहास को काफी हद तक सामाजिक ताकतों के निश्चित संयोजनों के उदय, संशोधन और टूटने के प्रभाव में विचारों के संघों के उदय, संशोधन और टूटने से समझाया जा सकता है। लेब्रियोला ने इस प्रश्न के पक्ष को उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि वह हकदार है। यह उनके दर्शन के दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। 11. लेब्रियोला के अनुसार अपने ऐतिहासिक विकास में दर्शनशास्त्र आंशिक रूप से धर्मशास्त्र के साथ विलीन हो जाता है और आंशिक रूप से उन वस्तुओं के संबंध में मानव विचार के विकास का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे अनुभव के क्षेत्र में आती हैं। जहां तक ये धर्मशास्त्र से अलग है, ये शब्द के उचित अर्थ में वैज्ञानिक जांच के समान ही समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसा करने में ये या तो अपने स्वयं के अनुमानित समाधान प्रस्तुत करके विज्ञान का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास करता है, या केवल विज्ञान द्वारा पहले से ही पाए गए समाधानों को सारांशित करता है और आगे तार्किक विस्तार के लिए प्रस्तुत करता है। ये निश्चित रूप से सच है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आधुनिक दर्शनशास्त्र को लें। डेस्कार्टेस और बेकन का मानना था कि प्रकृति पर मनुष्य की शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाना दर्शनशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तदनुसार हम पाते हैं कि उनके समय में दर्शनशास्त्र उन्हीं समस्याओं से घिरा हुआ था जो प्राकृतिक मौन के विषय का निर्माण करती थी। इसलिए ये सोचा जा सकता है कि इसके द्वारा प्रस्तुत समाधान प्राकृतिक विज्ञान की स्थिति द्वारा निर्धारित किए गए थे, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। कुछ दार्शनिक प्रश्नों के प्रति डेस्कार्टेस का दृष्टिकोण, जैसे कि आत्मा का प्रश्न, उन दिनों प्राकृतिक विज्ञानों की स्थिति से नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इस दृष्टिकोण को उस समय फ्रांस की सामाजिक स्थिति से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। डेस्कार्टेस ने आस्था के क्षेत्र और तर्क के क्षेत्र के बीच एक सख्त अंतर किया। उनका दर्शन कैथोलिक धर्म का खंडन नहीं करता था, इसके विपरीत इसने नए तर्कों द्वारा इसके कुछ सिद्धांतों की पुष्टि करने का प्रयास किया। इस संबंध में यह उस समय के फ्रांसीसी लोगों की भावनाओं का एक अच्छा प्रतिबिंब था। 16वीं शताब्दी के लंबे और खूनी संघर्षों के बाद फ्रांस में शांति और व्यवस्था की एक सार्वभौमिक इच्छा पैदा हुई। राजनीति के क्षेत्र में यह इच्छा निरंकुश राजशाही के प्रति सहानुभूति में व्यक्त की गई थी। विचार के क्षेत्र में यह एक निश्चित धार्मिक सहिष्णुता और उन सभी विवादास्पद प्रश्नों से बचने की चिंता में व्यक्त की गई थी जो हाल के गृहयुद्ध की याद दिला सकते हैं। ये धार्मिक प्रश्न थे ताकि उन्हें टाला जा सके। आस्था के क्षेत्र और तर्क के क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा खींची जानी थी। जैसा कि हमने कहा है, डेस्कार्टेस ने यही किया था, लेकिन ये सीमा रेखा पर्याप्त नहीं थी। सामाजिक शांति की मांग थी कि दर्शन धार्मिक सिद्धांतों की सच्चाई को गंभीरता से स्वीकार करे, और डेस्कार्टेस के माध्यम से ये भी किया गया। यही कारण है कि इस विचारक की प्रणाली, यद्यपि कम से कम 3/4 भौतिकवादी थी, अनेक धर्मगुरुओं द्वारा सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार की गई। डेस्कार्टेस के दर्शन का तार्किक परिणाम ला मेट्री का भौतिकवाद था, लेकिन इससे भी उतनी ही आसानी से आदर्शवादी निष्कर्ष निकाले जा सकते थे।
और अगर फ्रांसीसियों ने ऐसा नहीं किया तो इसके पीछे एक बहुत ही निश्चित सामाजिक कारण था, यानी 18वीं सदी के फ्रांस के पादरी वर्ग के प्रति तीसरे वर्ग की शत्रुता। जबकि डेस्कार्टेस का दर्शन सामाजिक शांति की इच्छा से उपजा था, 18वीं सदी का भौतिकवाद नए सामाजिक उथल पुथल का अग्रदूत था। इससे ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि फ्रांस में दार्शनिक विचार के विकास को न केवल प्राकृतिक विज्ञान के विकास से बल्कि विकासशील सामाजिक संबंधों के प्रत्यक्ष प्रभाव से भी समझाया जा सकता है। ये बात और भी स्पष्ट रूप से तब सामने आती है जब फ्रांसीसी दर्शन के इतिहास की दूसरे कोण से सावधानीपूर्वक जांच की जाती है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, डेस्कार्टेस का मानना था कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति पर मनुष्य की शक्ति को बढ़ाना था। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी भौतिकवादियों का मानना था कि उनका मुख्य कर्तव्य कुछ पुरानी अवधारणाओं को नई अवधारणाओं से बदलना था, जिन पर सामान्य सामाजिक संबंध स्थापित किए जा सके। फ्रांसीसी भौतिकवादियों ने व्यवहारिक रूप से उत्पादन की सामाजिक शक्तियों को बढ़ाने का कोई उल्लेख नहीं किया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। इसका कारण क्या था? 18वीं सदी में फ्रांस में उत्पादक शक्तियों का विकास उत्पादन के पुराने सामाजिक संबंधों और पुरानी सामाजिक संस्थाओं के कारण बुरी तरह बाधित हो रहा था। उत्पादक शक्तियों के आगे विकास के लिए इन संस्थाओं का उन्मूलन अत्यंत आवश्यक था, और यह उनके उन्मूलन में ही था कि उस काल में फ्रांस में सामाजिक आंदोलन का पूरा अर्थ निहित था। दर्शन में इस उन्मूलन की आवश्यकता को पुराने उत्पादन संबंधों से उत्पन्न पुरानी अमूर्त अवधारणाओं के विरुद्ध संघर्ष में अभिव्यक्त किया गया। डेस्कार्टेस के समय में ये संबंध अभी भी किसी भी तरह से पुराने नहीं थे। उनसे उत्पन्न सामाजिक संस्थाओं की तरह वे उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधा नहीं डाल रहे थे, बल्कि सुविधा प्रदान कर रहे थे। इसलिए किसी के मन में कभी भी उन्हें समाप्त करने का विचार नहीं आया। यही कारण है कि दर्शन ने खुद को उत्पादक शक्तियों को बढ़ाने का सीधा कार्य निर्धारित किया, जो कि नवजात बुर्जुआ समाज का प्रमुख व्यावहारिक कार्य था। हम ये बात ले ब्रियोला के विरोध में कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी आपत्ति अनावश्यक हो, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को गलत तरीके से व्यक्त किया है, जबकि मूल रूप से वे हमसे सहमत हैं। अगर ऐसा है तो हमें बहुत खुशी होगी। बुद्धिमान लोगों का आपसे सहमत होना सुखद है, और अगर वह हमसे सहमत नहीं होता तो हम दुख के साथ दोहराते कि यह बुद्धिमान व्यक्ति गलत है। ऐसा करके हम अपने आत्मवादी बुजुर्ग सज्जनों को एक और ताना मारने का बहाना दे सकते हैं कि इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के प्रामाणिक अनुयायियों को अप्रामाणिक से अलग करना मुश्किल है। लेकिन आत्मवादी बुजुर्ग सज्जनों को हमारा जवाब होगा, वे खुद का उपहास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने दार्शनिक प्रणाली के अर्थ को ठीक से समझ लिया है, वह आसानी से उसके सच्चे अनुयायियों को झूठे से अलग कर सकता है। अगर हमारे आत्मवादी मित्रों ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या पर विचार करने का कष्ट उठाया होता, तो वे स्वयं जान गए होते कि कौन प्रामाणिक शिष्य है और कौन धोखेबाज है जो महान नाम को व्यर्थ में लेते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने वह कष्ट नहीं उठाया है और कभी नहीं उठाएंगे, इसलिए उन्हें अनिवार्य रूप से उलझन में रहना होगा। यह उन सभी का सामान्य भाग्य है जो पीछे रह जाते हैं और प्रगति की सेना से बाहर हो जाते हैं। संयोग से प्रगति के बारे में एक शब्द। प्रिय पाठक, क्या आपको वे दिन याद है जब तत्वमीमांसकों का दुरुपयोग किया जाता था, जब दर्शनशास्त्र की पाठ्यपुस्तकें लुईस और आंशिक रूप से श्री स्पासोविच की आपराधिक कानून की पुस्तिका हुआ करती थी, और जब प्रगतिशील पाठकों के लाभ के लिए विशेष सूत्रों का आविष्कार किया गया था जो इतने सरल थे कि एक छोटी उम्र का बच्चा भी उन्हें समझ सकता था? वे कितने शानदार दिन थे, लेकिन वे चले गए, वे धुएं की तरह गायब हो गए। तत्वमीमांसा फिर से रूसी दिमागों को आकर्षित करने लगी है, लुईस का उपयोग बंद हो रहा है, और प्रगति के प्रसिद्ध सूत्र सार्वभौमिक रूप से भुला दिए जा रहे हैं। आज ये बहुत दुर्लभ है कि स्वयं व्यक्तिपरक समाजशास्त्री, जो अब इतने सम्मानित और पुराने हो गए हैं, इन सूत्रों को याद कर सकें। उदाहरण के लिए यह उल्लेखनीय है कि किसी ने उन्हें तब भी याद नहीं किया जब उनकी स्पष्ट रूप से सबसे अधिक आवश्यकता थी, यानी जब ये बहस चल रही थी कि क्या हम पूंजीवाद के रास्ते से यूटोपिया के रास्ते पर जा सकते हैं। हमारे यूटोपियन एक ऐसे व्यक्ति की आड़ में छिपते थे जो अपने शानदार लोकप्रिय उद्योग की वकालत करते हुए उसी समय आधुनिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अनुयायी होने का दावा करता था। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक कुतर्क में बदल गया। इस प्रकार यूटोपियन के हाथों में किसी भी ध्यान देने योग्य एकमात्र हथियार साबित हुआ। इसे देखते हुए ये चर्चा करना बहुत उपयोगी होगा कि इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा के अनुयायी प्रगति को कैसे देखते हैं। निश्चित रूप से इस प्रश्न पर हमारे प्रेस में बार बार चर्चा की गई है, लेकिन सबसे पहले प्रगति का आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण अभी भी कई लोगों के लिए स्पष्ट नहीं है, और दूसरी बात, ले ब्रियोला की पुस्तक में इसे कुछ बहुत ही सुखद उदाहरणों द्वारा चित्रित किया गया है और कुछ बहुत ही सही तर्कों द्वारा समझाया गया है। हालांकि दुर्भाग्य से इसे व्यवस्थित और पूरी तरह से समझाया नहीं गया है। ले ब्रियोला के तर्कों को पूरक बनाया जाना चाहिए। हम इसे अधिक सुविधाजनक अवसर पर करने की उम्मीद करते हैं। इस बीच ये समापन का समय है, लेकिन अपनी कलम रखने से पहले हम एक बार फिर पाठकों से यह याद रखने का अनुरोध करेंगे कि जिसे आर्थिक भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है, जिसके खिलाफ हमारे मित्रों नारुडनिकों और आत्मवादी लोगों की आपत्तियां हैं और वे भी बहुत ही अविश्वसनीय हैं, उसका इतिहास की आधुनिक भौतिकवादी अवधारणा से बहुत कम समानता है। कारकों के सिद्धांत के दृष्टिकोण से मानव समाज एक भारी बोझ है जिसे विभिन्न शक्तियां, नैतिकता, कानून, अर्थशास्त्र आदि अपने अपने तरीके से इतिहास के पथ पर खींचती हैं। इतिहास की आधुनिक भौतिकवादी अवधारणा के दृष्टिकोण से पूरी बात एक अलग रूप ले लेती है।
ये पता चलता है कि ऐतिहासिक कारक केवल अमूर्त हैं, और जब उनके चारों ओर का कोहरा छंट जाता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य कई अलग अलग इतिहास नहीं बनाते हैं, कानून का इतिहास, नैतिकता का इतिहास, दर्शन का इतिहास आदि, बल्कि केवल एक इतिहास, उनके अपने सामाजिक संबंधों का इतिहास, जो प्रत्येक विशेष अवधि में उत्पादक शक्तियों की स्थिति से निर्धारित होते हैं। जिसे विचारधाराएं कहा जाता है, वह इस एकल और अविभाज्य इतिहास के मनुष्यों के मन में एक बहुआयामी प्रतिबिंब के अलावा और कुछ नहीं है।